इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो अब हिस्ट्री जो है इसको पढ़ के बहुत कभी कभार बोरिंग फील होता है, लेकिन इस वाली वीडियो में हम पूरे इस चैप्टर को एक स्टोरी की तरह देखेंगे। बिल्कुल जैसे कि हमको स्टोरीज पढ़ने में मज़ा आता है। समझ लीजिए जब हम कोई हिस्ट्री की मूवी देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम थिएटर्स में हिस्ट्री की मूवी देखने जाते हैं, बढ़िया मज़ा आता है क्योंकि हमको वी कैन फील दैट कि उनकी कितना पेट्रियाटिज्म आ रहा है, नेशनलिज्म आ रहा है। सो वैसे ही समझो एक मूवी चल रही है आपके दिमाग में, जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ वो इमेजिन करते हुए चलो। एंड द नेक्स्ट थिंग, जितने भी क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर में, जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं सारे मार्क कराने वाला हूँ अलॉन्ग विद द एमसीक्यूज। वो लर्न कर लिए देन यू विल गेट, मतलब जितने भी आई थिंक 7 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है, आपको आराम से मिल जाएंगे। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट होता है एक पेंटिंग के साथ, जो हमारे फेडरिक रोजियो ने बनाया है, और 1848 में बनाया है। ठीक है, तो ये पेंटिंग क्या कहना चाह रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे एक लाइन में चल रहे हैं। ये लाइन में चलना दिखाने कि सारे के सारे स्टेट्स हैप्पीली एक साथ यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। इन साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये हमारी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी उसको देख के मतलब उनसे ही आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लोग ऐसे बो कर रहे हैं उनके सामने, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। एंड ऊपर से ये आपको दिख रहे हैं जीसस क्राइस्ट बना रखे हैं, बहुत सारी यहाँ एंजल्स बना रखे हैं, तो ये ऊपर से इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक क्राउन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्राउन है, कुछ कचरा पड़ा होगा। तो ये जो कचरा है ये एब्सोल्यूटिस्ट रिमेन है। एब्सोल्यूटिस्ट यानी राजा, तो जो भी राजा की मतलब जैसे कि पहले जब क्या बोलते हैं मोनार्की रहती है, तो मोनार्की में राजा का रोल होता है, लेकिन अब सब राजा वाजा छोड़ के सब एक साथ खुशी से रह रहे हैं, यूनिटी से रह रहे हैं। तो जितना भी राजा वाला सिस्टम था उनने उसको तोड़ के फेंक दिया है। इस चीज़ से खुश होकर ऊपर से भगवान उनको देखकर आशीर्वाद दे। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे अलग अलग डिफरेंट, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब कुछ साथ में चल सकते हैं? सारे के सारे इतनी सारी कंट्रीज हैं हमारे 150 से ज़्यादा, क्या ये साथ में यूनिटी से इस तरह से चल सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान वगैरह? नहीं ना, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी है कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल होगा। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। इन 1848 फेडरिक रोजियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट थे, ये बिल्कुल याद रखना। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, कौन बना रहा है ये पेंटिंग, 1 मार्क क्वेश्चन। प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई थी। हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उन 4 पेंटिंग्स का नाम, अगेन 1 MCQ, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ठीक है, अब दोनों ने जो फर्स्ट प्रिंट बनाया था वो दिया। इन्होंने फेडरिक रोजियो ने 4 पेंटिंग्स बनाई थी, उनमें से फर्स्ट प्रिंट हमको यहाँ पर गिवन है। उसको नाम क्या दिया गया, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उन 4 पेंटिंग्स को शो दैट द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। क्या क्या गया कि आदमी औरत सभी उम्र के, सभी क्लासेस के, जितनी भी क्लासेस, अमीर गरीब, बिल्कुल सब साथ में चल रहे हैं इन अ लॉन्ग ट्रेन, यानी कि एक के पीछे एक। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एंड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वो बो कर रहे हैं, यानी कि उनको उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। हियर यू कैन, फिर कहा था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. अब जो लिबर्टी है, फ्रीडम है, ये कोई एक फीलिंग होती है, ठीक है, मतलब फीलिंग भी होती है और एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। अब हम किसी को बोले कि फ्रीडम दिखता कैसा है, तो फ्रीडम को दिखाना इज नॉट पॉसिबल बाय दैट थिंग ना। तो हमने फ्रीडम, आज़ादी को इन लोगों ने एक लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से क्या बोलते हैं, डेडिकेट करा। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या वो शो करती है, लिबरलिज्म को। एज यू वुड रिकॉल, हाँ ये हो गया, लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, उन्होंने एक फीमेल फिगर बनाया लिबर्टी को, लिबर्टी यानी फ्रीडम। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बेयर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। अब इनके एक हाथ में आपको दिख रहा होगा एक टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, इन सेकेंड हैंड में क्या है, क्या बोलते हैं, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ये वाला हाथ है हमारा टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एंड यहाँ पर है हमारा चार्टर, यानी कि कोई बोलते हैं क्या, समूह हो या फिर ग्रुप, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। अब जरूरी नहीं मैन यानी कि पूरी सारे पीपल की बात हो रही है ना, जरूरी नहीं कि मैन की ही बात हो रही है। ठीक है, आगे देखो। अब अर्थ पे क्या पड़ा हुआ है, अर्थ पे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के रिमेन्स पड़े हुए हैं। मैंने बता दिया यहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट क्या बताया गया है, गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स और द पावर ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड।
In history, the term refers to the form of international government, centralized and militarized and repressive. जो मिलिट्री जहाँ पे जिसमें रूल करती है, या फिर जहाँ मोनार्क रूल करता है, वहाँ पर वो जो गवर्नमेंट होती है वो एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट कहलाती है, मिलिट्री वाली और मोनार्क वाली। इसके कारण उसको अपोज करने के लिए उनके टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये जो विजन है ये यूटोपियन विजन है। यूटोपियन विजन यानी कि एक आइडिया है जो असली में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आपको लगता है कि सारे इंडिया के और पाकिस्तान के और चाइना के लोग इस तरह से खुशी खुशी साथ में चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक यूटोपियन विजन है, अच्छा आइडिया, लेकिन रियल लाइफ में इट्स नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट और नहीं हो पाएगा। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू दियर फ्लैग। अलग अलग जो लोग हैं वो अपने फ्लैग को लेके चल रहे हैं, जो बता रहे हैं कि वो कौन से नेशन के लोग हैं। और आगे कहाँ, दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। ये हमको बताएगा कि किस तरह से नेशनलिज्म आई यूरोप के अंदर। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन देखते हैं। कहाँ थे हम? यहाँ पे द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। हम सभी ने देखा है क्लास 9th में, शुरुआत ही हमारी हिस्ट्री की फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789 से हुई थी। तो उस समय ये रहा हमारा बेस्टाइल इंसिडेंट, सबको याद है ना? बेस्टाइल इंसिडेंट में हमने देखा था कि वो पूरी की पूरी प्रिजन को तोड़ दिया था, वहाँ से प्रिजनर आज़ाद कर देते वगैरह वगैरह। पहली बार लोगों ने अपने आप को दिखाया, अपने आप को शो करा, रिप्रेजेंट करा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। यहाँ से देखो, सॉरी एक पेज मैंने स्किप कर दिया, सॉरी। यहाँ पर से ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा है। इतने हिस्से में सिर्फ ये बताया गया है कि ये जो अलग अलग लोग चलते आ रहे हैं ना, तो ये कौन कौन से लोग खड़े हैं। इतना याद रखो, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से यहाँ पे निकल गए उसके आगे ये है हमारे क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये हमारे यूनाइटेड स्टेट्स हैं। ये मैं बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के आगे कौन जा रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स। और हमारा जो स्विट्जरलैंड है वो एक नेशन स्टेट है। फ्रांस जो है वो अपना ट्राई कलर लेकर जा रहा है, ये रहा हमारा फ्रांस। जर्मनी जो अपना ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, याद रखना ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग वाला जर्मनी है। और क्या बोलते हैं, अलग अलग देश जा रहे हैं। मेरे ध्यान से सुनना, इसको कहीं नोट डाउन करो, मैं सारे देशों के नाम बोल रहा हूँ। लोम्बार्डी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, किंगडम ऑफ टू सिटीज, हंगेरी और रशिया। ठीक है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कौन कौन से याद रख लेना। ये पूरी फ्लो में कौन कौन से लोग जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स आगे, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, फिर आता है हमारे लोम्बार्डी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, आयरलैंड, किंगडम ऑफ टू सिटीज, हंगेरी और रशिया और ऑस्ट्रिया। बस इतने ये नाम रटने ही पड़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको यहाँ पे देखो, सारे जितने भी मैंने नाम बोले ना यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया और नेशन स्टेट की डिफाइन दी गई है। नेशन स्टेट क्या होता है, यहाँ पर 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। नेशन स्टेट वॉज वन in which the majority of its citizens and not only rulers came to develop a sense of collective identity and shared history or descent। यानी कि सब लोग साथ में रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, जहाँ पर लोग, वो नेशन स्टेट कहलाता है। एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं, अपनी हिस्ट्री को शेयर करते हैं, वो कहलाता है एक नेशन स्टेट। और ये सिर्फ रूलर को नहीं होना चाहिए, वो उस देश के अंदर जो सिटीजन्स रहते हैं उनके अंदर भी ये फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा सोर्स जो है ना, ये आता है हमारा नेशन स्टेट के बारे में दिया गया है। ये जो हमारा अर्नेस्ट रेनान जो था ना, इन्होंने हमको नेशन स्टेट की डिफाइन दी थी कि क्या होता है। सोर्स में आता है कि स्टडी में पूछ सकते हैं। तो मैं था फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे, मैंने बता दिया। अब यहाँ से 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने ऊपर के बता दिए। नेक्स्ट पर आओ, ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार हमारा जो क्लियर एक्सप्रेशन कब शो हुआ था। हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 में सबसे पहली बार लोगों ने अपने आप को शो करा था। इतने में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी रीड तो समझना पड़ेगा। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वाज अ फुल फ्लैश्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789। जो हमारा फ्रांस था 1789 में एक अपने अच्छी कंडीशन पे, मतलब अच्छी कंडीशन पे नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे रिवोल्ट होते थे अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क, क्योंकि मोनार्क था वहाँ पे, इसके कारण वहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty
फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। फिर हमने देखा था कि फिर मोनार्क से वो क्या फ्रेंच सिटीजन यानी कि नेशनल असेंबली के पास चली गई थी सारी पावर। पहले हमारा जो लुइस 16 था, मोनार्क था, वहाँ का राजा था, उसके पास सारी पावर थी, पर लोगों ने करी लड़ाई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन करा और अपने पास पावर ले ली। जो सिटीजन्स थे उन्होंने अपने पास पावर ले ली, तो ये उन्होंने रिवॉल्यूशन से करा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले पावर थी राजा के पास, फिर आ गई फ्रेंच सिटीजन्स के पास। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। फिर वो रिवॉल्यूशन ने क्या कहा कि ये जो लोग हैं फ्रांस के, वही वहाँ की डेस्टिनी लिखेंगे, वही फ्रांस का आगे का फ्यूचर लिखेंगे, वहाँ पर अब कोई राजा नहीं आने वाला। फ्रॉम द बिगिनिंग, अब जैसे वहां पर अब किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है, अब जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी जो वहां पर रिवॉल्यूशन कराते हैं जो लोग, वो होते हैं रिवॉल्यूशनरी। तो फ्रांस के रिवॉल्यूशनरीज ने क्या करा ताकि वो लोगों को साथ लेकर आ पाए, क्योंकि रिवॉल्यूशन जब तक साथ नहीं आएंगे ना लोग, तब तक रिवॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। गांधी जी ने CDM और NCM लॉन्च किए, सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन कोऑपरेशन। इसमें जब तक लोग एकजुट नहीं होते तब तक कोई भी चीज नहीं हो सकती है। इसलिए लोगों को एकजुट करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने क्या करा, उन्होंने बहुत सारे मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस लाए। और वो क्या, कौन कौन से मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है यहाँ से सीधा सीधा उठ के। जल्दी से मार्क करते हैं 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए एक नया आंसर। क्वेश्चन क्या आएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कौन कौन से मेजर्स दिए इन प्रैक्टिसेस करी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। पहला पॉइंट, द आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ले सिटियोन एम्फसाइज द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी। बस यहाँ तक। इंजॉइंग इक्वल राइट्स, अब चाहो तो सेकेंड पॉइंट बना सकते हो। तो उन्होंने क्या करा, ला पात्रे लाए। ला पात्रे क्या होगा, फादरलैंड। जैसे हम भारत को भारत माता बोलते वैसे, क्योंकि वो हमारी मदरलैंड कहलाती, बट उन लोगों ने फ्रांस को फादरलैंड लेकर आए। मतलब वो कहते हैं कि जो हमारी जमीन है वो हमारे पेरेंट की तरह है, वो हमारा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम भारत को प्यार से भारत माता बुलाते हैं, वैसे ही उन्होंने उसको फादरलैंड दिया, ना कि मदरलैंड को, फ्रांस को मदरलैंड घोषित करा, ताकि लोगों को कुछ फीलिंग आए उनके नेशन के प्रति और उसके प्रति वो कुछ रिवॉल्यूशन करने के लिए उनमें प्रेरणा आए। एंड ले सिटियोन यानी सबको उन्होंने सिटीजन बनाया। आपने देखा था ना, उन्होंने मैडम एंड सर को हटा के सबको सिटीजन्स बना दिया था। यानी कि वो सिटीजन्स बनाने से क्या आता है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी आती है कि देखो भले बहुत कोई अमीर इंसान हो कोई गरीब इंसान हो, दोनों के दोनों सिटीजन ही कहलाएंगे। तो ये क्या शो करता है, इक्वेलिटी। पहला पॉइंट समझ आ गया, वो फादरलैंड बना दिया, सिटीजन बना दिया सबको, ताकि इक्वल राइट्स भी मिले, सबको इक्वल फीलिंग आए। सेकेंड, अब न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। अब जब वहां पे फ्रांस का कोई राजा था, तब उसने जो अपना फ्लैग बना रखा था ना फ्रांस का, उसको हटा दिया। फ्रांस के राजा का बनाया हुआ फ्लैग वहां से हटा दिया गया और खुद का ट्राई कलर बनाया। फ्रांस का ट्राई कलर ऊपर ही गिवन है, ये रहा हमारा फ्रांस का ट्राई कलर, ग्रीन, व्हाइट एंड ऑरेंज वाला। ठीक है, तो ये फ्रांस का ट्राई कलर उन लोगों ने लाए ताकि लोगों को लगे कि देखो हम राजा को हटाकर हम खुद की चीजें लेकर आ रहे हैं, और लोगों में नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया, मैं मार्क ही कर देता हूँ सीधे। यहां से हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। आगे देखें, चलो। द एस्टेट जर्नल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। अब क्या करा लोगों ने, देखो वहां से हमारा वो हटाना था हमारे राजा को, तो राजा को हटाने के लिए, राजा को रिप्लेस करने के लिए एक दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो राजा को रिप्लेस करने के लिए एक नेशनल असेंबली की जरूरत पड़ेगी। तो वो लोगों ने ही इलेक्ट करी। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, जिनके पास प्रॉपर्टी मैन थे, जिनके पास थोड़ा पैसा था, उन लोगों ने, क्योंकि गरीब लोगों को पास क्या कुछ पता नहीं होता है कि कौन लोग इलेक्शन में मतलब डालना है, तो गरीब लोग किसी को भी वोट देते थे। इसलिए पढ़े लिखे एजुकेटेड और अमीर लोगों से वोट लिए गए ताकि एक अच्छी नेशनल असेंबली इलेक्ट हो सके। फिर उस नेशनल असेंबली में कुछ लोग थे जिसने राजा को हटा दिया और खुद का पार्लियामेंट बना लिया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड मार्टरेट्स कॉमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। मतलब वहां पर है ना गाने गाए जाने लगे, शपथ लेने लगे लोग, ताकि उनके लिए हमारे नेशन की भावना बने कि हमने भी कितने सारे अपने नेशन के लिए पेट्रियाटिक सॉन्ग्स बनाए हैं कि नहीं सारे जहां से अच्छा, एंड मैनी मोर। तो इसके कारण वो लोग भी नए नए गाने बनाने लग गए।
और अपने देश के लिए अपना फीलिंग्स बताने के लिए। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। एक बढ़िया सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है? जो लॉज बनाता है। तो ये लॉ बनाने वाला सिस्टम क्या बनाता था? यूनिफॉर्म लॉज बनाता था फॉर ऑल सिटीजन्स, मतलब भेदभाव नहीं करता था, सारे सिटीजन्स को इक्वल लॉज दिए जाते थे विद इन इट्स टेरिटरी का मतलब एक टेरिटरी के अंदर। वैसे तो 5 पॉइंट्स हो गए हैं, लेकिन आगे भी थोड़े से पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो पॉइंट्स को इधर उधर कर सकते हो, आपको जो पॉइंट इजी लगे वो लिख लेना। आगे, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश। जितनी भी लोगों से टैक्स लिए जाते थे ना, रिवॉल्यूशनरी बोला मत दो टैक्स, अबॉलिश कर दो। एंड यूनिफॉर्म, ये पहला 6th पॉइंट। और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वाज अडॉप्टेड। मतलब अगर आप फ्रांस में क्या होता था, आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, जैसे हम उज्जैन से इंदौर जा रहे हैं एंड इंदौर से हम कभी भोपाल गए, तो ये 3 जगह आप जाओगे ना, तो हर जगह 1 मीटर, आप सबको पता है 1 मीटर में कितना हो जाता है हमारा, 1 सेकंड रुको, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के अंदर होता है। तो ये आप सोचो, अगर इंदौर में भी जाऊंगा तो भी तो वहां पे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन नहीं, फ्रांस में क्या होता था, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो वो 100 सेंटीमीटर की जगह उस जगह कहीं 95 सेंटीमीटर मानेगा। भोपाल में जाओगे तो वो 105 सेंटीमीटर हो जाएगा, और कहीं जाओगे तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके कारण वहां पे कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था, कहीं पर कोई 1 मीटर कोई और कुछ मान रहा है और कहीं पर कुछ और, लेकिन अब तो कुछ नहीं, हर जगह 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ही होता है। Regional dialects were discouraged in French as it was spoken and written in Paris became the common language। सिर्फ इतना लिखना, French became the common language। 8 पॉइंट मैंने आपको मार्क करा दिए, कोई भी 5 लिख कर आ जाना, इस वाले आंसर में पूरे 5 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कौन से मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस करे ताकि लोगों के अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंग आए, यूनिटी की भावना आए। 5 पॉइंट लिखकर आ जाना इस पार्ट में से। अब इस पेज में सिर्फ एक आखिरी एमसीक्यू बचा है, और कोई भी एमसीक्यू इस पेज में से नहीं बचा, ठीक है, वो भी मार्क कर लेते हैं क्योंकि फुल मार्क्स लेकर आने हैं सोशल में। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप। लोगों, रिवॉल्यूशनरीज ने क्या बोला कि ये हमारा काम है, ये हमारा मिशन है फ्रेंच के लोगों का, ताकि हम पूरे लोगों को आज़ादी दिलाएं, उस पूरे यूरोप को, क्योंकि यूरोप जो है वो फ्रेंच का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। व्हेन द न्यूज़, एक सेकेंड, ठीक है, तो मैंने बता दिया फ्रेंच के लोगों को क्या लगता था कि उनका मिशन है कि पूरे के पूरे यूरोप के लोगों को आज़ाद करना। ये वाला पैराग्राफ भी क्लियर। देखो, अगर आप है ना इसे पैराग्राफ वाइज चाहोगे ना, सोशल भी इतना बोरिंग लगता है थोड़ा, बट आप सोचो कि इसको करना है, इसको करने में मज़ा आने वाला है मुझे, क्योंकि ये पैराग्राफ मैंने पढ़ाया तो देखो उसको समझ आया ना कि देखो वो लोग चाहते क्या थे। फ्रेंच के रिवॉल्यूशनरी चाहते थे कि हमारा फ्रेंच का रिवॉल्यूशन तभी आएगा जब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। तो साथ में मिलकर कैसे काम करें, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए। तो यहाँ पर वो सारे तरीके गिवन है, तो ये सारी चीज़ें आप समझो, देन लर्न करो, सब समझ आने वाला है। देखो यहाँ पर बस मैंने इतने बताया कि फ्रेंच के लोगों को लगता था कि वो उनका मिशन है कि पूरे यूरोप के लोगों को आज़ाद करें। अगला पैराग्राफ देखो, यहाँ पे भी एक ही क्वेश्चन आता है, जैसे 1 मार्क का एमसीक्यू आता है, ठीक है। व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट इन फ्रांस रीच टू डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन्स क्लब। अब जैसे फ्रांस की जानकारी दूसरी जगह पहुंचने लग गई, सब लोगों ने सोचा देखो फ्रांस में तो रिवॉल्यूशन हो रहे हैं कितने बड़े बड़े, तो जैसे दूसरी जगह ये सारी जगह चीजें पहुंची तो वहाँ जैकोबिन क्लब बनने लग गए। जैकोबिन क्लब हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना, मिडिल क्लासेस ने बनाया था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था मैं बता देता हूँ, मिडिल क्लासेस ने अपना खुद का क्लब बनाया था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। इस क्लब में क्या होता था कि जो भी मिडिल क्लास के लोग थे वो रिवॉल्यूशन करते थे। इस क्लब का हेड थे हमारे क्या बोलते हैं, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। तो वो जो थे ना वो बहुत, आई थिंक सो अभी 9th इतनी नहीं करनी चाहिए, जितना था बेसिक आइडिया दे देता हूँ। मिडिल क्लासेस ने रिवॉल्यूशन करने के लिए जैकोबिन क्लब बनाया था, ठीक है। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स prepared the way for the French armies which moved in Holland, Belgium, Switzerland। अब याद रखो कि फ्रांस की आर्मीज कहाँ कहाँ गई थी, 1 मार्क एमसीक्यू, हॉलैंड में, बेल्जियम में एंड स्विट्जरलैंड में और इटली में, ठीक है। ये था यहाँ पर जो आखिरी एमसीक्यू इस पैराग्राफ में आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विद इन द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। फिर ये फ्रांस के लोगों ने क्या करा, यहाँ 4 जगह तो उन्होंने अपने आइडियाज पहुंचाए, और तो और बाकी जगह में भी जाने लग गए और अपने आइडियाज पहुंचाने लग गए। यहाँ एक अच्छा सा मैप दिया गया है फ्रांस के बारे में। फ्रेंच, यहाँ पर हमारा फ्रांस है,
हमारा वो कहाँ कहाँ गए थे देखो, हॉलैंड में गए थे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, यहाँ पर अलग अलग जगह है। आप देख लेना कि किस तरह से फ्रांस गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे, ये बहुत पुराना मैप है, कितने का साल का है, 1815 का मैप है, इसके कारण ये थोड़ा डिफरेंट है आज के मैप से अगर आप कंपेयर करोगे तो। ओके, आगे देखें, चलो। विद इन द स्वेथ ऑफ टेरिटरी केम अंडर द कंट्रोल, यहाँ पर इतने में थोड़ा कोई क्वेश्चन नहीं, बट यहाँ हमारा मेन क्वेश्चन आएगा, बहुत बार पूछा गया है नपोलियनिक कोड का, इतना फटाफट ट्रीट कर लेते हैं, समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहे हैं। विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट केम अंडर हिज कंट्रोल, नापोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स एट द दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। कहना क्या चाह रहे हैं, अब भी वापस हमको आगे लेकर आए हैं। क्लास 9 में जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड करा था तो हमने देखा था फ्रांस का जो राजा था वो हट गया, और जो फ्रांस के लोग थे वहाँ ने, उन्होंने फ्रांस को डेमोक्रेटिक बना दिया था। डेमोक्रेटिक यानी जहाँ पर इलेक्शन होते हैं, मतलब अब लोग चलाएंगे सरकार को। लेकिन हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि आखिरी में लोगों को वापस से हटा दिया था और नेपोलियन फ्रांस का राजा बन गया था। इट वॉज लाइक कि अब पार्ट 1 खत्म हो गया मूवी का, 10th क्लास में हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं मूवी का, ठीक है। तो सुनो, हमने देख लिया, अब समझ में आया ना, मूवी जैसे इमेजिन करो हिस्ट्री को, मजा आएगा देखने में। पहले पार्ट में वापस एक छोटा सा एक वापस 1 लाइन में बता देता हूँ कि राजा था फ्रांस में, वहां पे लोग जो थे ना, उनने राजा को हटाया, लोग चलाने लग गए उस पूरी फ्रांस को। पर अब वापस से कुछ साल बाद 1804 और उसके भी पहले हमारा नेपोलियन आया, उसने वापस लोगों को हटा दिया और खुद बन गया अपना राजा वहां का, फ्रांस का। अब हम देखेंगे पार्ट 2 10th के अंदर कि अब जब राजा बन गया नेपोलियन, उसके बाद नेपोलियन ने क्या क्या चीजें करी। तो नेपोलियन ने क्या क्या करा वो सब आता है उसके नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड के अंदर। जब उसने कब लागू करा, 1804। 5 नंबर का क्वेश्चन सीधे मान लो यहाँ पर से हमेशा आएगा, डिस्क्राइब द प्रोविजंस ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, all privileges based on birth established equality before the law and secured the right to property। देखो तो इसमें क्या हुआ, did away with, यहां से लिखना, सॉरी ये डिड अवे विथ की जगह आप लिख सकते हो अबॉलिश्ड। अबॉलिश क्या करा, जितनी भी प्रिविलेजेस मिलती थी बर्थ से, तो हमने देखा था जो हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पार्ट 1 मूवी के हमने देखा था ना 9th में, कि जो अमीर लोग थे उनको प्रिविलेज मिलती थी। भाई लोग जो थे वहाँ उनके घर में काम करने आते थे, उनको बहुत सारी प्रिविलेज मिलती थी। प्रिविलेज यानी कि फायदे, सुविधा। तो ये जितनी भी सुविधाएं थी हमारे नेपोलियन जी ने उसको खत्म कर दी थी। और उन्होंने क्या करा था, इक्वालिटी लाए थे, सब लोग अब लॉ के सामने इक्वल हैं। कोई अमीर, पहले क्या अमीर जो लोग थे वो बच जाते थे लॉ से, लेकिन नहीं, अब सब लॉ के सामने इक्वल है। राइट टू प्रॉपर्टी लेकर आए, अब जो आपकी प्रॉपर्टी है ना उस पर आप ही का हक होगा, गवर्नमेंट का उस पर अब कोई हक नहीं होने वाला। ये है राइट टू प्रॉपर्टी। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड एज द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल इन द डच। अब ये अगला एक छोटा सा एमसीक्यू आता है, ये सिविल कोड का पार्ट नहीं है बट आ सकता है एमसीक्यू कि सिविल कोड कौन कौन सी जगह चला, ठीक है। देख लो कहाँ कहाँ चला था फ्रेंच कंट्रोल, कहाँ पे, डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में। 4 जगह याद रखना कि नेपोलियन कोड चला कहाँ कहाँ पर था, डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में और जर्मनी में, ठीक है। आगे देखो, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। अब नेपोलियन ने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंपल कर दिया और फ्यूडल सिस्टम जहां से हम लोगों से टैक्स वसूली करते थे वो अबॉलिश कर दिया। देखो कितने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, ऐसा नहीं नेपोलियन ने बुरे काम किए थे, अच्छे भी बहुत किए थे, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी काम करो, आप 2 पॉइंट बना लो और ये 3rd लिख लेना। आगे देखो, एंड फ्रीड द पीजेंट फ्रॉम सर्फडम। जो फ्रीडम क्या कहते हैं, जो पीजेंट्स थे जिनसे जरूरी काम मजबूर करके काम कराया जाता था ना, उन सभी को फ्री कर दिया गया, ठीक है। ये 4th पॉइंट, सॉरी ये 3rd है, ये 4th, हाँ ये 4th पॉइंट हो जाएगा। मेमोरियल ड्यूज जो थे ना वो भी फ्री कर दिए, 5th पॉइंट। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड यानी, अब देखो बहुत लोग फ्री फायर खेलते थे, मेरे को भी पता है, गिल्ड जो होती है ना फ्री फायर में बनती थी, उसमें लोग जो है ना 4 जने वो मिलकर अपनी टीम बना लेते हैं। तो वो टीम बनाना यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल बनाना, यानी कि कहीं पर भी जाकर अपनी टीम बनाना, वो अब यहाँ से रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी। कोई भी जाकर अपनी गिल्ड्स को फॉर्म कर सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, जिसको जितनी गिल्ड बनानी भाई बना लो। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो थे ना वो इंप्रूव किए गए थे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन, 5 पॉइंट ऑलरेडी हो गए, लेकिन इस पेज पे आपको एक और नया पॉइंट मिलने वाला है। एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब जो नई नई फ्रीडम दी नेपोलियन ने वो सब लोग एंजॉय कर रहे थे, ठीक है, खुश थे नेपोलियन के आने से लोग।
Businessmen and small scale producers of good in particular began to realize that यूनिफॉर्म लॉज स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स, लोगों को लगने लगे ये जो लॉज है और वेट्स एंड मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करते जा रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। जो लॉ आया था ना, इसने ये 6 पॉइंट लगा लो, इसने वेट्स एंड मेजरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया। मतलब अब पूरे के पूरे समझ लो, इंडिया का मैंने एग्जाम्पल दिया था ना शुरुआत में उज्जैन इंदौर करके, वैसे अब पूरे के पूरे इंडिया में 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर ही होगा। आप कहीं भी चले जाओ भाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, कहीं भी चले जाओ, आपको पूरा का पूरा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ही मिलेगा। एंड देन एक कॉमन नेशनल करेंसी निकाली वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल इन द रीजन। ये 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, 7 लिख के आ सकते, लेकिन नहीं, किसी से याद नहीं होते, कोई 5 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कभी कभार तो 3 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि गिव एनी 3 प्रोविजंस ऑफ नेपोलियनिक कोड, बट मैक्सिमम में 5 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो 5 पॉइंट्स याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या हुआ अगला कि उन्होंने ना जितनी भी करेंसी, इतनी सारी टाइप की करेंसी थी फ्रांस में, और उसको बहुत कम करके सिर्फ एक करेंसी बना दी कि हर जगह, क्योंकि आप देखो कोई ट्रेड करता है तो अगर बार बार पैसे इधर उधर एक्सचेंज करने पड़े तो दिक्कत आती है कि नहीं, जिसके कारण उन्होंने एक ही करेंसी कर दी। आगे समझने वाली बात आती, ये क्वेश्चन यहाँ पर 3 मार्क्स का आने वाला है। In the area he conquered, the reactions of the local populations to French rule were mixed. Initially in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. अब देखो, जहाँ जहाँ अब नेपोलियन जा रहा था वहाँ वही अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा था, तो लोग पहले इनिशियली लोग बहुत खुश थे कि देखो ये आ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ के लोग खुश हो गए थे? हॉलैंड के, स्विट्जरलैंड के, ब्रुसेल्स के, मेन्स के, मिलन एंड वॉर्सो के। तो वहाँ पे फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया जाता। अच्छा आ गए, आप रूल लेकर आए, आ जाइए आ जाइए, खुशी से उनको हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम के हार्बिंजर्स यानी कि फ्रीडम को सिंबलाइज करने वाले लोगों की तरह माना जाता था। लेकिन लेटर दे रियलाइज्ड कि ये जो लोग हैं, ये नेपोलियन का ये पूरा इरादा नहीं है, फ्रेंच आर्मीज का ये इरादा नहीं है हमको लिबर्टी करना, इनका इरादा तो कुछ और है। फिर वो बाद में क्या समझे, बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। जो शुरुआत में खुशी थी ना, वो वक्त पलट गया, सब पलट गया वाला मीम याद कर लेना, वैसे ही हुआ इन लोगों के साथ, धोखा हुआ इनके साथ। क्यों हुआ देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन आएगा। इनका इनिशियल एंथुजियाज्म, लोगों ने पहले वेलकम किया, बट देन वो हॉस्टिलिटी में बदल गया। भाई ऐसा क्यों हुआ? 3 मार्क का क्वेश्चन, तो वो देख लेते हैं। जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ना, वो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं गया। उन्होंने क्या करा, यहाँ से आंसर शुरू होगा, उन्होंने टैक्सेशन बढ़ा दिए, पहला पॉइंट। सेकंड, सेंसरशिप लाए, सेकंड पॉइंट। सेंसरशिप यानी कि हमारा जितना भी फ्रीडम है, जितने भी टीवी और न्यूज़पेपर्स में हम न्यूज़ छपवाते हैं, तो वो सेंसरशिप फ्री होता है। मतलब वहां पर आप जो चाहे आप दिखा सकते हो, लेकिन नहीं, अब उन्होंने सेंसरशिप लागू कर दी। मतलब अब वो जो परमिट करेंगे, जिसकी वो परमिशन देंगे, वही न्यूज़ और टीवी में आप दिखा सकते हो। तीसरा क्या करते हैं, वेट अ सेकेंड, हाँ, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड, यानी कि फोर्स रिक्रूटमेंट, लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करने लग गए थे ये फ्रेंच आर्मीज। ठीक है, ये 3 चीजें उन्होंने गंदी करी जिससे लोगों को बुरा लगा। क्या? पहले एक टैक्स बढ़ा दिए, सेकंड सेंसरशिप ला दी, यानी कि टीवी और न्यूज की अब उनको फ्रीडम नहीं, वो जो आर्मी बोलेगी वही दिखा सकते हो। थर्ड है हमारा फोर्स्ड रेस्ट्रिक्शन, कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, जिसको आप फोर्स्ड रिक्रूटमेंट भी बोलते हो, मतलब लोगों को जबरदस्ती आर्मीज में भर्ती करना। सेकेंड आ गया, वाह, सेकेंड सेशन आ गया है। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब क्या हुआ, नेशनलिज्म यूरोप में कैसे आया? इस पेज में आपको हंगेरी एम्पायर को अच्छी तरह से लर्न करना है बेटा। यहाँ पे आपको हंगेरी एम्पायर आएगा, अच्छे से इसको देख लेना। एंड नीचे आपको क्वेश्चन आने वाला है कि व्हाट आर द कॉमन फीचर्स ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, यानी कि एरिस्टोक्रेसी, जो अमीर लोग रहते हैं ना, वो हर जगह एक ही, आपने देखा अमीर लोगों का अलग ही स्टैंडर्ड होता है, तो हमको यही देखना है उस जमाने में फ्रांस में अमीर लोगों को क्या स्टैंडर्ड था। 2 क्वेश्चन आएंगे इस पेज पे, मैं आपको हर पेज के क्वेश्चन बता रहा हूँ, देख रहे हो, आपको मैं बता दूंगा इस पेज पे से ये करना, अच्छे से नंबर आ जाएंगे। सिर्फ 2 पेज पे, इस पेज में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक तो हंगेरी एम्पायर के बारे में जो 5 मार्क का आएगा, एंड सेकंड एरिस्टोक्रेसी किस तरह से रहती थी, वो 3 नंबर का आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं समझना। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स। हमने ऊपर जो मैप देखा था ना 1880s का,
तो वहां पर आप देखेंगे कि कोई भी नेशन स्टेट यानी कि एकजुट रहने वाला राज्य नहीं था, सब टुकड़ों में विभाजित थे। When we know up today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdom, जो अभी हम जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड को देखते हैं, जर्मनी एंड इटली का तो यूनिफिकेशन हमको पढ़ना भी है, ग्रेट ब्रिटेन का भी देखना है आगे, तो वो जो है ना किंगडम्स में डिवाइडेड थे, वो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड थे। डचीज एंड कैंटॉन्स whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people। बस वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम अभी लोग देखते हैं ना, वो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में रहते थे और वहाँ पर सभी लोग डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते थे और अपनी अलग अलग प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे। यानी कि ये समझ लो पूरा जर्मनी हम आज देखते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड था और ये छोटे छोटे पीसेस में जो जो लोग रहते थे उनकी अलग अलग रहने का ढंग था। आगे देखते हैं। They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture। वो सभी लोग कॉमन कल्चर और शेयरिंग आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे, वो सब अपने अपने में रहते थे, अपने अपने में खुश रहते थे। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो मैंने आपको बताया, ये समझ लो ये जो अलग अलग पार्ट्स है ना, यहाँ पर लोग अलग अलग डिफरेंट, इसकी डिफरेंट लैंग्वेज, इसकी डिफरेंट, इसकी डिफरेंट, इसकी डिफरेंट, बट बाद में जाके वो पूरा जर्मनी बन गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जर्मनी का भी ले रहा हूँ क्योंकि वो आगे पढ़ना है। सबके डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स होते थे, यानी कि सबकी अलग अलग बोलने की तरीका था। तो अब ये बताना चलें कि हैब्सबर्ग एम्पायर के द्वारा वो एक एग्जाम्पल देने वाले हैं कि अब जो हैब्सबर्ग एम्पायर था वो भी देखो बिल्कुल इसी तरह बड़ा से एक एम्पायर था जो अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ था और वो टुकड़े किस तरह से एक दूसरे से अलग थे। देखो ये हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ कहाँ रूल करता था, ऑस्ट्रिया और हंगेरी। ऑस्ट्रिया ये यहाँ पर होता है, हंगेरी नीचे। तो ऑस्ट्रेलिया और हंगेरी जो है ना, यहाँ पर इस पूरे राज्य में रूल करता था हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, मूवी की तरह देखो, बढ़िया एक इस सिचुएशन इमेजिन करना दिमाग में, एक हैब्सबर्ग एम्पायर की हम देखने वाले हैं। क्या मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लोग रहते हैं, समझो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगों को इमेजिन करो दिमाग में। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स ऑफ टायरॉल, ऑस्ट्रियन, सुडेंटनलैंड। जो एल्पाइन रीजन्स यानी कि जहाँ पर हाईली हिली रीजन्स जहाँ होते हैं, अब समझो उस एम्पायर में कहीं पहाड़ है, उस पहाड़ पे कौन कौन से लोग रह रहे हैं, टायरॉल के, ऑस्ट्रिया के, सुडेंटनलैंड के, एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली। अब वहाँ पर बोहेमिया भी पहाड़ पर रहते थे, लेकिन वहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी, जो बोहेमिया के अमीर लोग थे ना, वो बढ़िया अच्छे से राज करते थे वहाँ के। जो क्या बोलते थे बोहेमिया के लोग, जर्मन स्पीकिंग बोलते थे। अब समझ लो ये हमारा हैब्सबर्ग एम्पायर है, यहाँ मैंने दो पहाड़ बना दिए, पहाड़ पे रहते हैं हमारे टायरॉल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटनलैंड एंड बोहेमिया। बस बोहेमिया का ये याद रखना कि वहाँ पे अमीर लोग रहते हैं जो जर्मन बोलते हैं। ठीक है, ये अच्छा से दिमाग में इमेजिनेशन आई होगी। आगे देखो, जर्मन स्पीकिंग हो गया। इट ऑल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस लाइक लोम्बार्डी एंड वेनेशिया भी बोल सकते हैं इसको, वेनेशिया। तो जो हमारे अब वहाँ पर उसी राज्य में इटालियन बोलने वाले भी लोग रहते थे, लोम्बार्डी के लोग और वेनेशिया के लोग, वो दोनों इटालियन बोलते थे। अब हंगेरी में आधी पॉपुलेशन मगियार भाषा बोलती है और आधी भाषा वेराइटी ऑफ डायलैक्ट्स बोलती है। जैसे हमने देखा जर्मन कुछ लोग बोलते हैं, इटालियन बोलते हैं, बट मेजॉरिटी यानी कि आधी जो हंगेरी था वो मगियार भाषा बोलता है। यहाँ पे बहुत, यहाँ तो एमसीक्यू आता है या फिर डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है हैब्सबर्ग एम्पायर को बताने के लिए। तो जो मैं इमेजिनेशन करवा रहा हूँ ना, वो सेम इमेजिन करके लिख कर आ जाइएगा। आगे देखें कहाँ थे हम। इन गैलेशिया में क्या था, द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। गैलेशिया के अंदर वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी भी पॉलिश बोलती थी। अब मैंने आपको हैब्सबर्ग एम्पायर यहाँ पे 2 पहाड़ से मार्क कराया था, समझ लो यहाँ का इटालियन बोल रहे हैं, आधे लोग मगियार बोलते थे ना। अब यहीं कहीं एक गैलेशिया नाम की जगह है जहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, पॉलिश भाषा बोलते हैं। Besides these 3 dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples। अब वहाँ पर peasant लोग भी रहते थे, बोहेमिया, स्लोवैक्स in north, Slovens in Carniola, Croats in the south, Romans in the east, in Transylvania. Such differences did not easily promote a sense of political unity. The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance up to the emperor। अब देखो वहाँ पर कितने डिफरेंट टाइप के लोग थे। बोहेमिया और स्लोवैक रहते थे नॉर्थ में, स्लोवेंस इन कार्नियोला जो और क्रोएट जो थे वो साउथ में रहते थे, रोमन्स ईस्ट में रहते थे, जो ट्रांसिल्वेनिया के लोग थे, ये सब एक दूसरे से एकदम अलग रहते थे। लेकिन जो एक ही चीज इनको बांध के रखती थी वो थी इनके राजा के प्रति प्यार। ये अपने राजा के प्रति, मतलब एक पूरा एम्पायर था ना, वैसे तो सब अलग अलग रह रहे हैं, देखो इतने सारे नॉर्थ साउथ ईस्ट हमने देखा, बट ये सभी के सब इन सबको बांध के क्या रखता था कि क्योंकि इनका एक ही राजा था, तो ये वो राजा इन सबको बांध के रखता था।
हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, फिर इन लोगों को एकजुट करने का आइडिया कैसे आया हम देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। यहाँ से सबसे पहले पूरे इस पैराग्राफ से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि एरिस्टोक्रेसी रहती कैसे थी, मतलब उस ज़माने में। अब एरिस्टोक्रेसी होता क्या, पहले ये देख लो। एरिस्टोक्रेसी वो लोग होते हैं एरिस्टोक्रेटिक जो बहुत अमीर होते हैं, ठीक है। तो सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑफ द कॉन्टिनेंट। अब ऑफकोर्स अगर वो लोग अमीर हैं तो वो लोग गरीब लोगों पर हुक्म चलाते थे। डोमिनेंट क्लास थी उस समय की। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। तो अब ये जितने भी लोग थे ये अलग अलग जगह रहते थे फॉर इन अ पर्टिकुलर रीजन, बट इन सबको कोई एक चीज़ कॉमनली, मतलब इन सभी लोगों में एक 2-3 चीज़ें जो थी वो कॉमन थी। क्या थी वो? दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। कंट्री साइड यानी कि विलेज वाला इलाका, यहाँ से पहला पॉइंट हो गया। दे ओन्ड कंट्री साइड दे ओन्ड एस्टेट इन कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस। पहला पॉइंट। क्वेश्चन क्या है, जो मेंबर्स थे वो किस चीज़ से यूनाइटेड होते थे? क्वेश्चन का हिंदी मतलब बता देता हूँ। ये जो एरिस्टोक्रेसी थी ये अलग अलग जगह पाई जाती थी, तो ये कौन सी चीज़ से ये कॉमन थी? जिन इन लोगों के लाइफ में कौन सी चीज़ कॉमन थी? तो पहली चीज़ क्या कॉमन थी कि ये हमेशा कोई ना कोई विलेज में इनका बड़े बड़े बंगले होते थे। एस्टेट यानी कि बंगले, तो विलेजेस में इनके बड़े बड़े बंगले होते थे, टाउन हाउसेस भी होते थे। सेकेंड पॉइंट, ये बोलते थे दे स्पोक फ्रेंच और फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। अब जैसे कि हमारी हाई सोसाइटी देख लीजिए, वहाँ पर हम इंग्लिश बोलते हैं, तो जैसे ही हम इंग्लिश बोलते हैं थोड़ा ऐसा मतलब वेट आता है हमारी भाषा में कि दे थिंक दैट वी आर एजुकेटेड एंड द थिंग्स लाइक दैट। तो वो एजुकेशन हमको पता चलती है इंग्लिश बोलने से। तो वैसे वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। दियर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। वो जो एरिस्टोक्रेसी वाले लोग थे ना, उनकी जो फैमिलीज थी ना वो मैरिजेस से, मतलब वो एरिस्टोक्रेटिक खानदान में ही शादी कराते थे। एरिस्टोक्रेसी वाले अमीर लड़के से ही शादी करवाते थे, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन नहीं है। फाइनली अब अपन आराम से रीड करते हैं और देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है, ठीक है। कहानी का मजा लेंगे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। थे बहुत ही कम जने ही, बट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्स, ठीक है। जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो पीजेंट से बनी हुई थी और इनकी जो संख्या थी वो बहुत छोटी सी थी। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म बाई टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। अगर हम वेस्ट में देखा जाए ना, तो वेस्ट में ना बहुत सारे लोग जो थे ना वो लैंड वो टीनेंट्स ओन करते थे। टीनेंट्स यानी कि जो दूसरों के लैंड पे काम करते हैं, एंड स्मॉल ओनर्स यानी या तो दूसरों के लैंड पे काम करेंगे या फिर खुद की थोड़ी सी ज़मीन हो। लेकिन अगर हम ईस्ट में जाकर देखें या फिर सेंट्रल यूरोप में जाकर देखें तो लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ। तो वहाँ पर लोगों को सर्फ के द्वारा वो लैंड कल्टिवेशन होती थी। सर्फ कौन थे? जो ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, ठीक है। सर्फडम हमने देखा है। In western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production of the market. देखो अब वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में क्या आया? वेस्ट यानी इतना वाला और समझ लो ये यूरोप है, ठीक है। तो वेस्टर्न यानी ये और सेंटर वाला ये वाला यूरोप। तो वेस्टर्न एंड सेंटर यूरोप में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, इसलिए जो कमर्शियल क्लासेस थी वो आने लग गई, मतलब बिजनेस करने वाले लोग बढ़ने लग गए। अब इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्री में यानी बिजनेस बढ़ रहा है लोगों का, तो बिजनेस करने वाले लोग आने लग गए। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। यहाँ से एक MCQ आएगा, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बना। यहाँ से पूरा इतना पैराग्राफ मैं आपको पहले बता दूँ, कुछ भी MCQ के लिए आ सकता है, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आंसर और सारे MCQ ये पढ़ लिया तो पूरे चैप्टर में अच्छे से पूरे 8 आउट ऑफ 8 या फिर 7 आउट ऑफ 7 जितने भी वेटेज का आएगा वो हो जाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बट वो फ्रांस एंड जर्मनी में कब आया? ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, ठीक है। जैसे जैसे वो नया नया आया था ना, तो नए नए सोशल ग्रुप्स आते थे, जैसे कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बढ़ी एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। जो मिडिल क्लास लोग थे वो भी इंडस्ट्री में आ गए, बिजनेसमैन बने लोग, प्रोफेशनल्स बने। और सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में क्या होता था? ये जो ग्रुप थे वो कम थे, ठीक है। दीज वर स्मॉलर इन ग्रुप, बट 19th सेंचुरी आते आते ये बढ़ने लग गए। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी
फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी, मतलब वो अबॉलिश करने लग गए थे एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस का, कि नहीं ये एरिस्टोक्रेटिक वाले लोग जो है ना, ये अमीर लोग हैं, इनको प्रिविलेज मिल रही है। तो लोग क्या करते थे, कभी कभार इनकी प्रिविलेजेस पे सवाल उठाते कि नहीं ये जो अमीर लोग हैं ना, इनको फ़ायदा क्यों, इनको भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब आते हैं व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। सीधे क्वेश्चन आता है ये ही, बस यहाँ आगे वो डाल देते हैं पॉलिटिकल स्फीयर या सोशल स्फीयर और आखिरी इकोनॉमिक स्फीयर। ठीक है, ये तीन, अब देखो ये तीन चीज़ें पूछ ली जाती है, 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आता है। मैं 5 पॉइंट्स मार्क कराऊंगा, 2 पॉइंट इसके, 1 पॉइंट इसका और 2 पॉइंट वापस इकोनॉमिक के। देखो सो पहला मैं आपको मार्क करा देता हूँ। मेन आंसर जो है, मेन आंसर है यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहले फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ठीक है, ये था हमारा सोशल, ये हमारा सोशल के लिए हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, पॉलिटिकली एम्फोसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है, ये हो गया। एंड एक और होगा यहाँ पर हमारा, कहाँ गया ये, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अभी सब समझा रहा हूँ, पहले मार्क कर लो मेरे साथ। ये हो गया हमारा पॉलिटिकल। अब आते हैं हम हमारा इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वाला लास्ट में है, बिल्कुल नीचे। कहाँ है, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड ये सेकेंड। अब समझ लेना मेरे साथ, मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। अब देखो फ्रीडम जो होती है ना, फ्रीडम वो अलग अलग जगह डिफरेंट टाइप्स की होती है फ्रीडम। अगर हम सोशली देखा जाए लिबरलिज्म क्या, लैटिन वर्ड लिबर यानी फ्री, यानी लिबरलिज्म यानी फ्रीडम। तो सोशली लोगों को कैसे फ्री होना है, लोग कहते हैं कि हमको फ्रीडम का चाहिए, सबके साथ इक्वालिटी आए, मतलब हमको फ्रीडम चाहिए इस रूप में, ताकि मिडिल क्लासेस के लोग कहते थे कि अमीर क्लासेस को फ़ायदा हो रहा है एंड गरीब लोगों को नुकसान हो रहा है। मिडिल क्लासेस वर मिडिल, बट वो कहते थे कि अमीर क्लासेस वाले लोगों को फ़ायदा हो रहा है एंड गरीब क्लासेस वालों का नुकसान हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इक्वालिटी आए सब पूरे लॉ में एंड सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, ये वो कहना चाहते थे। एंड नाउ पॉलिटिकली वो क्या चाहते थे, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। लोगों के हिसाब से गवर्नमेंट चले, अपने हिसाब से अंधाधुंध गवर्नमेंट काम ना करे, लोगों के हिसाब से। कंसेंट यानी लोगों की ज़रूरतें, लोगों की चीज़ों को ध्यान में रखना। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, मतलब एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बने और गवर्नमेंट बने विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में जो लोग बिल पासिस करते हैं लॉज बनाने के लिए, अच्छे से पार्लियामेंट भी वर्क करे, इन कॉन्स्टिट्यूशन बने ऑन द बेसिस ऑफ दैट पार्लियामेंट। ठीक है, 19th century liberals also stressed the inviolability ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। हाँ, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात भी उन्होंने बोली थी, इसके कारण हमारे नेपोलियन ने ले आए थे राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अब जैसे कि वो इक्वालिटी बिफोर लॉ की मांग कर रहे थे ना, बट ये जरूरी नहीं कि यूनिवर्सल सफरेज मांग रहे हैं। यूनिवर्सल सफरेज यानी कि राइट टू वोट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, बोथ मैन एंड वीमेन। लेकिन जब वो इक्वालिटी मांग रहे थे ना मिडिल क्लासेस, तो उनने ये नहीं बोला कि नहीं हमको यूनिवर्सल सफरेज नहीं चाहिए, हमको बस राइट टू वोट चाहिए, जो लोग प्रॉपर्टी वाले हों वो वाली। यू विल रिकॉल दैट इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected in grant and was granted exclusively to property owning men। हमने क्लास 9th में देखा है कि राइट टू वोट किसको दिया था, एक्टिव सिटीजन्स को। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे, जो अमीर सिटीजन थे, जो टैक्स पे कर पाते थे और जिनके पास लैंड होता था। ठीक है, मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट। लेकिन जिनके मैन जो थे, जिनके पास अमीर नहीं थे, प्रॉपर्टी नहीं थी, और जो वीमेन थी वो तो बिल्कुल भी एक्सक्लूडेड थी। वोट कौन दे सकता था, सिर्फ वही आदमी दे सकता था। आदमी, इसमें आदमी ध्यान रखना, वही आदमी दे सकता था जो पैसे वाला होगा। बट जो वीमेन थी और जो आदमी थे बिना पैसे वाले, वो वोट नहीं दे पाते थे। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल एंजॉय सफरेज। लेकिन जब जैकोबिन्स आए थे, जैकोबिन्स कौन थे, जो गरीब क्लासेस ने जब चालू हुआ था, तब उन्होंने वोट सब गरीब लोगों के लिए चालू, मतलब सारे मैन के लिए चालू कर दिया। भले वो आदमी अमीर हो या गरीब, सारे आदमी वोट दे सकते थे, विमेन और चिल्ड्रन अभी भी नहीं दे सकते थे। लेकिन जब नेपोलियन आया
तो उसने वापस से रिड्यूस कर दी थी और विमेन को तो स्टेटस दे दिया था माइनर का, विमेन को स्टेटस मिल गया था माइनर का, एंड सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। क्या बोलते थे कि इसको सिर्फ फादर अपने मतलब क्या बोलते हैं अपने पिता के हिसाब से शादी करनी चाहिए और अपने हस्बैंड के ध्यान रखना चाहिए, मतलब विमेन को वो कुछ नहीं मानता था। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग द इक्वल पॉलिटिकल राइट। अब देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्या कहना चाह रहे थे। फ्रांस जब नया नया शुरू हुआ था तब राइट टू वोट किसके पास थी? सिर्फ वही आदमियों के पास जो अमीर थे। लेकिन जब जैकोबिन आए तो सारे टाइप के आदमियों को वोट करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन जब नेपोलियन आए तो वापस से गरीब आदमियों को हटा दिया, सिर्फ अमीर आदमी ही वोट दे सकते थे। बट इन तीनों ही केसेस में हमने देखा कि औरतों को तो वोट मिला ही नहीं। इसके कारण औरतें और फिर लास्ट में गरीब आदमी भी जो थे ना, औरतें और गरीब आदमी मिलकर पॉलिटिकली यहाँ पर अपने डिमांड करते थे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की। ठीक है, यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। ये मैंने आपको बता दी, उसी आंसर का पॉइंट है ऊपर वाले। मैं पेन दूसरा ले लूँ, हाँ ये वाला लेजर वाला। हाँ, इन द इकोनॉमिक स्फीयर हमने बता दिया कि लिबरलिज्म होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट फ्री कर दो भाई, जैसा चाहे हमको ट्रेड करनी है। एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी कि जब मैं इधर से उधर ट्रेड, जैसे कि ये हमारा एक एरिया है, यहाँ से मैं दूसरे एरिया में लेकर जा रहा हूँ गुड, तो इसके बीच में क्या आते हैं? टैक्स बैरियर आते हैं ना, हमको टैक्स पे करना पड़ता है। अभी हाल ही अगले पेज पर ही हम देखेंगे कि देखो कि एक इंसान को कितना टैक्स पे करना पड़ता है, और टैक्स तो पे करना ही पड़ता है। और एक जगह से दूसरी जगह 1 मीटर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि कहीं समझ लो मैं यहाँ बैठा हूँ उज्जैन में, वो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर का है, बट वो इंदौर में मैं लेकर जाऊँगा तो 1 मीटर समझ लो 105 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे डिफर करता है। सो नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट, आई थिंक से मैं क्लाइंट पढ़ना भूल गया। हाँ, let us take the example of the German speaking regions in the first half of 19th century. Napoleon's administrative measures had created out a countless small principalities, a confederation of 39 states. Each of these possessed its own currency and weights and measure. तो ये कह रहे हैं जब जर्मनी यूनाइटेड नहीं था, जब जर्मनी यूनाइटेड नहीं था ना, कोई नेशन स्टेट मतलब इकट्ठा राज्य नहीं था, तो वो 39 कॉन्फेडरेशंस में बटा हुआ था। तो ये 39 कॉन्फेडरेशन की 39 अलग अलग करेंसी थी। वहाँ पे सब जगह वेट एंड मेजर्स का, जरूरी मैंने आपको मेजर का तो एग्जांपल दे दिया, वेट्स का भी यही था कि कहीं 1 किलो में 900 ग्राम माना जाता है, कहीं 1 किलो में 1000 ग्राम माना जा रहा है, कहीं 1 किलो में 1100 ग्राम माना जा रहा है। बिल्कुल भी कुछ सेम था ही नहीं। उन 39 की 39 जगहों का वेट्स एंड मेजरमेंट का सिस्टम अलग था। यहाँ एग्जांपल दिया गया, एक मर्चेंट है, समझ लो एक जो सामान इधर उधर करने वाला आदमी होता है, वो अगर 1833 में उसको हैब्सबर्ग से कहाँ जाना है, सॉरी हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है। अगर एक इंसान को हैम्बर्ग से, आई थिंक सो बहुत बुरी राइटिंग आ रही, 2 मिनट, हाँ अब अच्छे आएंगे, हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है, ठीक है, क्या लेकर जा रहा है वो? गुड्स लेकर जा रहा है, गुड्स। तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? 1833 की बात हो रही है, ठीक है, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा ये कहानी का इमेजिन करो। आप एक मर्चेंट हो, आपको हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाना है सामान लेके, ठीक है। अब देखो इमेजिन क्या करना है, आपके बीच में 11 कस्टम बैरियर आएंगे, मतलब आप रास्ते में जाओगे ना ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आपको 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ेगा। कस्टम बैरियर्स का जहाँ पर आपको आपके माल के हिसाब से 5% का टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपका माल 100 रुपये का है तो आपको 5 रुपये का टैक्स वहाँ पर देना पड़ेगा, समझो। ऐसे 11 बार करना पड़ेगा, यानी 5 × 11 कितना हमारा 55, यानी 100 रुपये का माल आप लेके जा रहे थे इधर से उधर, लेकिन 55 रुपये तो आपको टैक्स देने में ही लग गए, यानी नियरली ₹1/2 आपको टैक्स देने में ही लग गए हैं। ऐसे 11 कस्टम बैरियर्स पे 5% का। सो ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविटेड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। और ये जो पैसे थे ना, ये यहाँ तो 5% लगते ही थे, 5% लगते ही थे, या फिर कभी कभार आपकी जो वेट्स एंड मेजरमेंट है ना उस पर भी डिपेंड करता है कि ज़्यादा माल ले जा रहे हो तो ज़्यादा टैक्स, और अगर कम हल्का माल ले जा रहे हो तो कम टैक्स। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, और इसको कैलकुलेट करने के लिए उस समय और ज़्यादा समय लगता था। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैंने आपको जो मेजर ऑफ क्लॉथ वाला एग्जाम्पल दिया था ना, अब देखो जैसे हमारे यहाँ मीटर चलता है, वहाँ पे फ्रांस में एल चलता था, ठीक है, एल या फिर एल बोलो ताकि स्पेलिंग याद रहे। इन अ रीजन, अब समझो, अब एक एल है वो फ्रैंकफर्ट में आपको 54.7 सेंटीमीटर का मिलेगा, मेंस में 55.1 सेंटीमीटर का मिलेगा, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर को मिलेगा, एंड फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। मतलब एल, एक एल में
एक जगह 54.7 आ रहे हैं, एक जगह 55.1 सेंटीमीटर आ रहा है, एक जगह 65.6 सेंटीमीटर है और एक जगह 53.5 सेंटीमीटर है। तो इससे क्या होता है, अगर मैं यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँ तो मुझे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँगा तो मुझे नुकसान हो रहा है। तो फ़ायदा ही नुकसान होता था, दैट इज़ वाई उन्होंने सारे वेट्स एंड मेजर्स को रेशनलाइज करा। यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है वाले ऊपर वाले हिस्से से, ठीक है। बस मेनली ध्यान रख लेना कि उनको यहाँ हाँ ये पूछा सकता है 11 कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ेगा, 5% का टैक्स लगता था। ओके, अब हम देखेंगे टैक्स के कारण है ना मर्चेंट्स को बहुत दिक्कत आती थी। तो दिक्कत आने के कारण क्या फॉर्म हुआ था हमारा, ज़ोल्वरीन बहुत अच्छी कमेटी थी। इस कमेटी ने क्या करा था, इन्होंने करेंसीज भी कम कर दी, करेंसी के साथ साथ इन्होंने जो बैरियर आते थे ना ये भी कम कर दिए ताकि हमारी कमर्शियल ट्रेड आसान हो सके। देखिएगा ज़ोल्वरीन ने क्या करा। अब ज़ोल्वरीन को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लेके इमेजिन करना, ठीक है। अच्छे इंसान थे, मतलब जो भी कमेटी थी, और कमेटी किसने बनाई वगैरह भी हमको देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। Such conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new commercial classes। तो इतने सारे बैरियर आ रहे हैं, ऑफ कोर्स ये ऑब्स्टेकल यानी रास्ते में आने वाले हर्डल, ठीक है। तो ये रास्ते में आने वाली रुकावट का काम करते थे अगर कोई कहीं से ट्रेड करना हो। Who argued for the creation of a unified economy territory allowing the अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। तो इसके कारण क्या वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। दैट्स वाई आपको अब एक नई कमेटी बैठी थी ज़ोल्वरीन की जिसने ये सारी चीज़ें हटाई। अब यहाँ से मार्क करना शुरू करो आंसर। क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट्स द ज़ोल्वरीन कमेटी, किसने शुरू करा, किस साल में शुरू हुआ, व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव। या फिर ये सारा कलेक्टिवली वो पूछ लेंगे कि व्हाट इज ज़ोल्वरीन, ठीक है। देखो इन 1834 यहाँ से मार्क करो, अ कस्टम यूनियन और ज़ोल्वरीन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया एंड जॉइंड बाय द मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स। पहला पॉइंट, 1834 में ज़ोल्वरीन बना जो एक कस्टम यूनियन था, रशिया के लोगों ने जो बनाया था, फिर बाद में थोड़ी बहुत जर्मन स्टेट भी उससे मिलने लग गई। क्या काम करा था ज़ोल्वरीन ने, यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ की जगह लिख लेना टैक्स, मतलब यूनियन ने क्या करा, टैक्स बैरियर को अबॉलिश कर दिया एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 32 टू, मतलब पहले 30 करेंसीज चलती थी, उन 30 की जगह उन्होंने 2 करेंसी करके बता दी। ये 2 पॉइंट क्या ना पूरे नंबर मिलेंगे। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क और रेलवे फर्दर सिम्युलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। अब क्या हुआ, जैसे हमारी ट्रेन चलने लग गई ना तो ट्रेड और आसान हो गई। इसके कारण क्या होता था, हमारा जो ट्रेन चलने के कारण हमारी ट्रेड करना और आसान हो गया। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट दैट टाइम, ठीक है। वैसे ये लास्ट लाइन को जरूरी थी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है द कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। यहाँ पर से MCQs आते हैं बहुत सारे, ठीक है। इस पूरा पैराग्राफ में तो हमको बताया गया कि कंजर्वेटिज्म होती क्या है। यहाँ से MCQ आता है, रुको, ये पूरे में से आते हैं, ये पूरे में से आते हैं MCQs, इसलिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। एंड यहाँ से भी, हाँ, नीचे वाले हिस्से से भी सिर्फ MCQs आते हैं। फिर आएगी हमारी ट्रीटी ऑफ वियना, बहुत मस्त है, अभी अपन देखेंगे आगे। ट्रीटी ऑफ वियना वैसे मस्त इसलिए क्योंकि आसान है वो। कहाँ गया, हाँ ये रहा। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ 2 मिनट, मेरे को पता नहीं रीडिंग में क्या हो रहा है। Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism। जैसे ही नेपोलियन की हार हुई 1815 में तो सबके दिमाग में कंजर्वेटिज्म जाग उठी। कंजर्वेटिज्म क्या है, 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institutions and customs and preferred gradual development to quick change। वो क्या कहते थे कि हम पुराने ट्रेडिशंस को फॉलो करें। कंजर्वेटिव लोग वो होते हैं जो पुराने ज़माने की थिंकिंग रखते हैं, मतलब हम लोगों को पुराने समय के हिसाब से सोचना चाहिए। वैसा सोच रखने वाले लोग कंजर्वेटिस्ट
सॉरी कंजर्वेटिव्स कहलाते हैं। तो कंजर्वेटिज्म वो फिलॉसफी कहलाती है। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट, हम यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है व्हाट कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड, ठीक है, 1 मार्क का। तो वो क्या बिलीव करते थे कि दे दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, मतलब ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप होने चाहिए, लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, मतलब मोनार्की वापस आनी चाहिए, चर्च के लोग वापस आने चाहिए, सोशल हायरार्कीज बनना चाहिए, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व, ये सारी चीज़ें अच्छे से रखनी चाहिए। मतलब ये चाहते थे कि भाई मोनार्की चाहिए, इनको राजा चाहिए, इतने पुराने की थिंकिंग रखते थे कि इनको राजा चाहिए था इस जमाने के अंदर भी, ठीक है। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट propose a return to the society of pre-revolutionary days. Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that moderation could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. और कुछ monarchies क्या कुछ कंजर्वेटिव सोचते थे कि अगर राजा आ गया ना तो वापस से जो रिवॉल्यूशनरी डेज जो थे ना वो वापस आ जाएंगे, लोग फिर रिवॉल्यूशन पे लग जाएंगे। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन ला रहा था ना नेपोलियन, ये कुछ लोगों को लगता था कि अच्छा है लान दो, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। वो सोचते थे कि अगर राजा कोई नई चेंजेस कर रहा है तो ये हमारे स्टेट को अच्छा बनाने के लिए ही कर रहा है। अ मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम कुड स्ट्रेंथन द और क्या कहते हैं ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। अब देखो ये जो मॉडर्न चीज़ें आने लग गई, कंजर्वेटिव्स को तो मॉडर्न चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो सोचते थे अगर एक मॉडर्न आर्मी आ जाएगी, अगर ब्यूरोक्रेसी यानी कि राजपाट का सिस्टम अच्छा चलने लग जाएगा, हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, अगर हम जो ये फ्यूडल ड्यूज हमसे सब टैक्स वैक्स खरीदते हैं अगर वो बंद हो जाएगा तो हमारे देश का कितना फ़ायदा होगा। यानी कि कंजर्वेटिव्स ने अपनी पुरानी थिंकिंग को थोड़ा सा कम कर दिया था एट द टाइम ऑफ नेपोलियन। 1815 में क्या हुआ था, नेपोलियन की हार हुई थी। किसने हराया था नेपोलियन को? ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया इन चारों ने हराया था, ठीक है। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, मैंने बता दिया कलेक्टिवली इन सब ने नेपोलियन को हराया। मीट एट वियना टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। इन लोगों ने सबने नेपोलियन को हराया, फिर सब के सब मिले वियना पे। वियना पे क्या हुआ, कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ये सब ने यहाँ से पूरा का पूरा एमसीक्यूट कराता है कि किन 4 जनों ने नेपोलियन को हराया, ठीक है। हराने के बाद कहाँ मिले, ठीक है, और फिर हराने के टाइम पे जब वो मिले तो वहाँ पे जो कांग्रेस थी वो किसने होस्ट करी थी, हमारे ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। अच्छे से नाम रट लो, आगे भी आने वाला है ड्यूक मेटरनिच का। द डेलीगेट्स drew up Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। बिल्कुल सीधे सीधा सर्च के क्वेश्चन आता है, ट्रीटी ऑफ वियना का ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रीटी ऑफ वियना क्या चाहती थी। देखो अब ये जब 4 स्टेट्स मिली, हमारी कौन कौन सी 4 स्टेट्स थी, हमारी ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया, ठीक है। ये 4 स्टेट्स मिलके नेपोलियन को हरा दिया। अब फिर जैसे इन्होंने नेपोलियन को हराया तो नेपोलियन ने जो जो चेंजेस लाए थे ये उन्होंने उसका उल्टा करा, मतलब वो चाहते थे कि जो भी नेपोलियन चेंजेस लाया है वो सब हट जाएं। तो वो चेंजेस हटाने के लिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना बनाई ऑफ 1815। याद रखना ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन हुई, 1815। तो क्या चाहते थे, जो भी चेंजेस लाया है नेपोलियन, देखो मैं हर 3 बार बोल रहा हूँ ताकि आपको रट जाए अच्छे से। ट्रीटी ऑफ वियना में वो लोग चाहते थे कि नेपोलियन को हरा दिया, बट हराया किस मसले से था, क्योंकि जो भी उसने चेंजेस लाया वो यूरोप में वो सब हटा दिए जाएँ, ठीक है। अब वो क्या क्या हटाया, The Bourbon dynasty which has been deposed during the French Revolution was restored to power। पहला पॉइंट सीधे बॉर्बन डायनेस्टी देखा था ना हमारा, लुइस 16 बॉर्बन डायनेस्टी का था, वो हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उसको हटा दिया था पावर से, बट अब वो वापस पावर में आने लग गया, पहला पॉइंट। सेकेंड देख लो, फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैज अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। अब जब फ्रांस में नेपोलियन ने जो जो टेरिटरी पाई थी वो वापस से हटा दी गई, उसको वापस फ्रांस को छोटा कर दिया गया। अ सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन इन फ्यूचर। मतलब ये फ्रांस था ना फॉर एग्जांपल, तो ये फ्रांस से उसके आसपास और छोटी छोटी स्टेट्स बना दी। ये स्टेट्स क्यों बनाया फ्रांस के आसपास, भाई फ्लावर जैसा लग रहा है, ये स्टेट इसलिए बनाई ताकि अब फ्रांस इससे और ज़्यादा अपने आप को नहीं बढ़ा पाए, ठीक है, हट जा, हाँ ठीक है। ये थर्ड पॉइंट। अगला देखो, द किंगडम ऑफ द थर्स। अब क्या हुआ, जब ये इतने सारे स्टेट बनाए तो क्या क्या बने, द किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ
ये हमारा किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स बन गया, जिसके अंदर बेल्जियम भी था। जिनोवा वॉज अडॉप्टेड इन पार्लियामेंट इन द साउथ। Prussia was given importance, new territories new on its western frontiers. आई थिंक सो ये वाला पॉइंट रहने देते हैं। प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। आप चाहो तो लिख सकते हो बिल्कुल। हाँ, जो प्रशिया था ना उसको नई नई टेरिटरीज दे दी थी, खासकर उसके वेस्टर्न फ्रंटियर्स, यानी कि जो वेस्ट था ना वहाँ पे प्रशिया को नई नई टेरिटरीज मिल गई थी। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिया को क्या नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। तो मैंने कितने 5, 6, 7 पॉइंट्स आपको बता दिए, 7 में से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट में जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। नेपोलियन क्या चाहता था कि ये जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, यानी जर्मनी जो 39 स्टेट्स में टूटा हुआ है वो वापस से जुड़ जाए, लेकिन उस समय उसका इस आइडिया पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने 39 स्टेट्स को 39 स्टेट्स ही पड़ा रहने दिया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। अब ईस्ट में क्या हुआ, ईस्ट में रशिया को पोलैंड दे दिया गया था। एंड वाइल प्रशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सनी, द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्क्स एंड हाउ एंड हैड बीन ओवरथ्रोन दैट हैव बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। अब देखो रशिया जो था ना उसको हमारा पोलैंड दे दिया, हमारा जो प्रशिया था ना उसको सेक्सनी दे दिया, और जितना भी जगह जहाँ जहाँ राजा थे जो नेपोलियन हटाते जा रहा था ना वहाँ पर वापस से राजाओं को बिठा दिया ताकि कंजर्वेटिव ऑर्डर आ सके हमारे यूरोप में। कंजर्वेटिव ऑर्डर यानी पुराने ज़माने वाला ऑर्डर, यानी पुराने ज़माने के लोग क्या चाहते थे, राजा चाहते थे ना, जो हम पुरानी थिंकिंग रखते थे। तो इतने सारे काम क्यों करे, ट्रीटी ऑफ वियना क्यों बनाई ऑफ 1815, ताकि हमारे वापस से सारे राजा हट सके और कंजर्वेटिव ऑर्डर आ सके यूरोप के अंदर, यानी कि सब जगह राजाओं का राज हो जाए वापस चालू, ठीक है। अब नया एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है, कंजर्वेटिव रजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। हमारी जो कंजर्वेटिव रजीम थी जो नई नई बनी थी राजाओं वाली, वो गंदी थी। वो गंदी क्यों थी, अब जब सब जगह यहाँ पर राजा बिठा दिए, वो बुरी क्यों थी, ठीक है। ये क्या करते थे, दे डिड नॉट टॉलरेट एनी क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। पहला पॉइंट यहाँ तक। एंड सेकेंड स्टॉप्ड यानी कर्व यानी स्टॉप्ड दैट एक्टिविटीज दैट, हाँ ये यहाँ पे सेकेंड, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल वॉट वॉज सेड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेस एंड एक्सेट्रा, ठीक है। मैं बताता हूँ तीनों पॉइंट्स का मतलब। पहला क्या था, दे डिड नॉट टॉलरेट एनी क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, मतलब जहाँ पे भी लोगों ने चालू करा अगर नारेबाजी करना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था, फटाफट ख़त्म कर देते थे। सेकेंड, अगर कोई भी नेशनल एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी कर रहा है जो अगर उनके राजाओं के खिलाफ है तो उस एक्टिविटी को तुरंत बंद करा देते थे। पहला नारेबाजी नहीं करने देते थे। सेकेंड, अगर वो जो लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि अगर वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो उनको एकदम मुंह बंद कर दिया जाता था, या फिर उनको एकदम सारी एक्टिविटीज़ बंद करा दी जाती थी। तीसरा, सेंसरशिप लग गई। सेंसरशिप मतलब मान लो, यानी कि जो राजा चाहेगा वही प्रिंट होगा, वही टीवियों पे दिखेगा, वही न्यूज़पेपर में आएगा, मतलब जो राजा चाहता था सिर्फ वही का वही होता था। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, ठीक है। आगे देखते हैं। Associated with the French Revolution, the memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals। जो अब चाहते थे चेंज लाना वो लिबरल थे, एंड कंजर्वेटिव चाहते थे कि मोनार्की रहे। जो लिबरल्स थे ना उनके दिमाग में ये चलता था कि पहले भी एक बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका, हम चाहे ना तो अभी भी ला सकते हैं हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। वो चाहते थे कि भाई ये सेंसरशिप हटा दें ताकि हम लोगों को जागरूक कर सके। अगर सेंसरशिप हट जाएगी तो वो अपना प्रेस से ना सब लोगों को बता पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसके कारण वो चाहते थे कि प्रेस पे से फ्रीडम, मतलब प्रेस पे से सेंसरशिप हट जाए। द रिवॉल्यूशनरीज में हमको सबसे अच्छे से देखना आप गज़िपी मज़ीनी के बारे में। ये तो गज़िपी मज़ीनी था, तो ये कौन था, ये क्या काम करता था वगैरह वगैरह, ये पूरा इस पैराग्राफ में दिया गया। इस तरीके का दिखता था, ये जो कुछ लिख रहा है ना यही गज़िपी मज़ीनी, ये आदमी, ठीक है, ये वाला।
चलो शुरू करें। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815, अब 1815 के बाद द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। अब क्या लोगों को लगता था कि अगर कंजर्वेटिव ने पकड़ लिया कि ये लोग राजा को हटाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये डर लगने लग गया लोगों को, इसलिए वो अंडरग्राउंड हो गए। अंडरग्राउंड यानी ग्राउंड के अंदर नहीं हो गए, छुप छुप के काम करते थे। सीक्रेट सोसाइटीज बनने लग गई। सोचो एकदम मूवी का आ रहा है ना दिमाग में। अब जैसी बात फैल गई कि कंजर्वेटिव यानी राजा वापस आ गए, तो जो लोग चाहते थे कि राजा वापस ना आए वो छुप छुप के काम कर रहे हैं। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. तो secret society बनने लगी ताकि हम ideas को वो spread कर सकें. To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. अब मतलब अगर उस समय आपको रिवॉल्यूशनरी बनना था, मतलब आपको कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि आपको पूरी मोनार्कीज को अपोज करना है, और तो और जितना भी ये ट्रीटी ऑफ वियना की बात चेंजेस आए हैं उन सभी को आपको अपोज करना पड़ेगा। फाइट फॉर लिबर्टी, फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उन रिवॉल्यूशनरीज को लगता था कि अगर एक नेशन स्टेट नहीं बनी, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो स्टेट्स बनी है उनको एकजुट करना पड़ेगा ताकि बड़ी मास फ्रीडम लड़ सकें। इस वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ पे आने वाला है हमारा प्यारा सा इटालियन रिवॉल्यूशनरी गजिप्पी मजीनी। सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं गजिप्पी मजीनी के एमसीक्यू फॉर्मेट में। कहाँ जन्म हुआ था? जिनोवा इन 1807 में। मेंबर काय का बना था? वो एक सीक्रेट सोसाइटी का इन कार्बोनरी। फिर क्या हुआ? 24 साल की उम्र में उसको एग्जाइल यानी देश निकाला कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने 1831 में अटेम्प्ट करा था एक रिवॉल्यूशन लाने का लिगुरिया में। फटाफट शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। पॉइंट याद रखो, कहाँ जन्म हुआ था? जिनोवा इन 1807 में। कौन सी सीक्रेट सोसाइटी का पार्ट उसने बना? कार्बोनरी की सीक्रेट सोसाइटी में। 24 साल की उम्र में उसको बाहर भेज दिया था। क्यों भेज दिया था? क्योंकि उसने रिवॉल्यूशन करा था लिगुरिया नाम की जगह में इन 1831। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज। फिर उसने उसके बाद 2 मोर सीक्रेट सोसाइटीज खोली। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कौन कौन सी? यंग इटली इन मार्सिलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। यंग इटली इन मार्सिलीज और यंग यूरोप इन बर्न, ये 2 सीक्रेट सोसाइटीज उसने खोली थी। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड फ्रांस। और मेंबर्स कहाँ कहाँ के थे उस सीक्रेट सोसाइटी में? पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। मजीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। वो चाहता था कि भगवान ने जो नेशन बनाकर भेजे ना, ये ऐसे राजाओं के लिए नहीं है, ये हम सभी लोगों को साथ मिलकर चलाने हैं। ये मैनकाइंड के नेशन यानी जो जिस तरह से इंसान चलाना चाहे वैसे चला सकते हैं, राजाओं को ये चलाने की जरूरत नहीं है। सो इटली कुड नॉट यूनाइट टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। फिर क्या हुआ? could not continue sorry so Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdom. It had to be forced into a single united republic within a wider alliance of nations. वो चाहता था कि जो इटली है, क्योंकि उसने यंग इटली इन मर्सिलीज खोला था ना सीक्रेट सोसाइटी, वो चाहता था कि इटली इस तरह से छोटे छोटे पार्ट में किंगडम के पार्ट्स में ना बना रहे, वो एक सिंगल नेशन बड़ा सा बना दिया जाए। दिस यूनिफिकेशन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। अगर जैसे ये इटली बड़ा बन गया ना तो इटली फ्री हो जाएगा। क्यों इटली फ्री हो जाएगा? अभी हाल ही अपन ने ऊपर देखा है भाई, इटली को किसके नीचे भेज दिया था? ये लिखा यहाँ पर, कहाँ गया? इटली को पार्ट्स दे दिए थे ना, कहाँ गया? यही तो था, ये रहा। ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। मतलब ऑस्ट्रिया जो था ना इटली पे रूल करने लग गया था। तो गजिप्पी मजीनी नहीं चाहता था कि इटली पे ऑस्ट्रिया रूल करे, इटली को भी फ्री करना चाहता था। और इटली फ्री कैसे होगी? इटली अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उन सभी को एकजुट करना पड़ेगा ताकि इटली फ्री हो सके। फॉलोइंग दिस मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। इसके कारण ये 4 जगह पे सीक्रेट सोसाइटीज बनने लग गई। सीधे सीधे एमसीक्यू आते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर इतना पूरा हिस्सा, या फिर ये वाला भी छोड़ दो, मेनली कितना हिस्सा? पूरा इतने हिस्से से एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज आएंगे। बिल्कुल ये रट लो पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Mazzini's relentless opposition to monarchy and the vision of democratic republic frightened the conservative। जिस तरह से मजीनी काम करता था, जितना बेकवार, मतलब पूरा एकदम वो जुट जाता था कि फ्रीडम चाहिए, इटली में फ्रीडम लाना है। तो जिस तरह से इटालियन रिवॉल्यूशनरी वो था, तो कंजर्वेटिव उसको देख के हिल गए थे। मेटरनिच, कभी हाल ही ऊपर देखा ना ड्यूक मेटरनिच, कौन था हमारा ड्यूक मेटरनिच? वापस याद दिला देता हूँ भाई, यही देखा था ना, ये रहा।
आई थिंक सो अंडरलाइन भी किया था, ये रहा द कांग्रेस वाज होस्टेड। अब हमारी ड्यूक मेटरनिच ने तो क्या करा था, ट्रीटी ऑफ वियना डाली थी, मतलब वो भी तो कंजर्वेटिविज्म में आता था। तो ड्यूक मेटरनिच उसको देख के इतना हिल गया और उसने क्या बोला, जो गजिप्पी है वो मोस्ट डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर का। सोशल ऑर्डर यानी जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है उसका सबसे बड़ा एनिमी दुश्मन कौन है हमारा, गजिप्पी मजीनी। ये रहा उसका फोटो, पिक्चर बेस में आ जाएगा कि गजिप्पी मजीनी कौन है, क्या करता था वगैरह वगैरह, याद कर लो ऐसा दिखता था। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। अब नाम में रिवॉल्यूशन आ गया, यानी अब मूवी में फाइट आने वाली है, फाइट करेंगे लोग अपने क्या बोलते हैं नेशनलिज्म के लिए, मतलब यूरोप को आगे बढ़ाने के लिए। इस एरिया में क्या आने वाले क्वेश्चन में एक बार बता देता हूँ। इस हिस्से में आएगा जुलाई रिवॉल्यूशन, अब आगे आएगा ग्रीक रिवॉल्यूशन, फिर उसके बाद क्या आने वाला है मैं बताता हूँ, फिर आएंगे रोमांटिसिज्म पर। अरे वाह, नाम में रोमांटिसिज्म आ रही है, देखते हैं भाई रोमांटिसिज्म भी क्या होता है। फिर हम देखेंगे लैंग्वेज बेस्ड, लैंग्वेजेस में किस तरह से लड़ाई हुई। फिर हम देखेंगे क्या बोलते हैं हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर हार्डशिप यानी कि किस तरह से अब यूरोप में हंगर एंड हार्डशिप आने लग गए थे। आगे क्या आएगा, उसके बाद आने वाला है हाँ रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। लिबरल्स ने किस तरह से लड़ाई करी, एंड फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के साथ हो जाएगा ये वाला सेशन भी खत्म। तो मेन क्या टॉपिक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, लिबरल रिवॉल्यूशन, हार्डशिप इन यूरोप, लैंग्वेज वाली वॉर, एंड रोमांटिसिज्म पांचवा टॉपिक, छठवा ग्रीक वॉर, सातवां जुलाई रिवॉल्यूशन। 7 मेन क्वेश्चन आंसर्स इस वाले थर्ड सेशन से आएंगे, सब बताऊंगा MCQs के साथ साथ। ओके तो अब जो क्वेश्चन बनेगा वो डायरेक्टली बनेगा फ्रांस इन जुलाई 1830 यानी कि जुलाई रिवॉल्यूशन से। इस पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन है नहीं तो इसको रीड करके समझ लेते हैं। एज कंजर्वेटिव रेजिम्स ट्राइड टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप। इसमें लिखा है अगर जैसे कंजर्वेटिव रेजिम जो थी, यानी कि जो लोग एम्परर यानी किंग चाहते थे, वो लोग अपना हुक्म चला रहे थे, सब अपनी क्या हाँ यही हुक्म चला रहे थे। तो जो लोग थे, जो नेशनलिस्ट जो लोग थे, जो अपने रिवॉल्यूशनरी लोग थे, उन लोगों ने इस चीज़ को अपोज करा और पूरे के पूरे यूरोप में ये अपोजिशन फैलने लग गया। सच एज इटालियन एंड जर्मन स्टेट्स एंड द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर। यहाँ ये 3 जगह ये चीज़ फैल गई। तो आयरलैंड एंड पोलैंड भी, सॉरी हाँ, these revolutions were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite। तो ये कौन करते थे, ये रिवॉल्यूशन करते थे लिबरल लोग, लिबरल यानी कि जो फ्री होना चाहते हैं, और कौन से, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। among whom were प्रोफेसर, स्कूल टीचर्स, क्लर्क एंड मेंबर्स ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लासेस। और उनमें क्या क्या इंक्लूडेड थे, प्रोफेसर, स्कूल के टीचर्स, क्लर्क यानी कि जो हमारे क्लर्जीज का काम करते हैं वो सारे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम जुलाई रिवॉल्यूशन का आंसर मार्क करना। सो हमारा क्वेश्चन आता है सीधे सीधे एक्सप्लेन द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830, ये आ जाएगा एंड आएगा हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेन का। ठीक है, सारे क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। द बॉर्बन डायनेस्टी, द बॉर्बन किंग हु हैव बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। सिर्फ इतना देखो, यहाँ तक लिखना, द बॉर्बन किंग्स हु हैव बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव क्या हुआ, वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। अब देखो, हमारे बॉर्बन किंग्स थे, नेपोलियन आया, बॉर्बन किंग को हटा दिया। अब जब नेपोलियन चला गया तो बॉर्बन किंग को वापस लाए, लेकिन अब इन लोगों ने वापस से बॉर्बन किंग को हटा दिया। ठीक है, बॉर्बन किंग्स पहले रूल करते थे, लुई 16, नेपोलियन आया था, बॉर्बन किंग्स हट गए थे। बट जैसे नेपोलियन की हार हुई तो ट्रीटी ऑफ वियना में हमने देखा ना, बॉर्बन डायनेस्टी हैज बीन रिस्टोर्ड टू पावर, तो ट्रीटी ऑफ वियना को वापस से लोगों ने अपोज कर दिया। आगे देखो, अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप एट इट्स हेड। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं दे सेट अप अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहाँ से सेकंड पॉइंट स्टार्ट कर देना, ये फर्स्ट, अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप एज इट्स हेड। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट देख लो,
ये बीच वाले कुछ भी नहीं, यहाँ से एक MCQ पूछा जाता है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस मेटरनिक वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सीधे MCQ में पूछ लिया जाता है। जब फ्रांस छींकता है ना तो पूरा का पूरा यूरोप को सर्दी लग जाती है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, अगर फ्रांस में कोई रिवॉल्यूशन हुआ ना तो वो पूरे यूरोप में जाकर फैल जाता है। फ्रांस में अगर लोगों ने कुछ भी रिवॉल्यूशन करा तो उसकी लोग प्रेरणा लेते हैं, बाकी यूरोप के लोग, और उसका रिवॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब आखिरी, द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड अप एन uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdoms of the Netherlands। या फिर लिखते हैं ना, it led to बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से अलग हो गया। 3 पॉइंट्स, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा हमारा एक्सप्लेन जुलाई रिवॉल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखेंगे कि ग्रीस को इंडिपेंडेंस कैसे मिली। तो हम देखेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप वाज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है 5 नंबरों का। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को एक्सप्लेन करो। कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स का। ठीक है, स्टोरी की तरह इमेजिन करना है हमको सारी वॉर को। अब देखते हैं ग्रीक वॉर में कैसे लोगों ने ग्रीस को आज़ाद कराया। तो ग्रीस को कहाँ पर से आज़ाद कराया? सबसे पहली बात तो ये जानना भाई, ग्रीस को आज़ाद कराना है, कहाँ से आज़ाद कराना है? ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। तो ऑटोमन एम्पायर यानी अपनी टर्की का पार्ट था ग्रीस 15th सेंचुरी से। अब ग्रीस को जाना था अलग, क्योंकि उसको ऑटोमन एम्पायर में नहीं रहना था। सेकेंड पॉइंट देखो, द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंगस्ट द ग्रीस which began in 1821। सेकेंड पॉइंट बिल्कुल एज इट इज लो। हमने ऊपर ही देखा अभी हाल, जब फ्रांस स्नीज करता है यानी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लगती है। वैसे ही फ्रांस से ये लोग इंस्पायर हुए। उन्होंने देखा कि फ्रांस ने इतना अच्छा रिवॉल्यूशन करा, पूरी बॉर्बन डायनेस्टी को हटा दिया, तो हम भी रिवॉल्यूशन करेंगे, नेशनलिज्म बनाएंगे और क्या करेंगे, हम टर्की से अलग होकर इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो उन्होंने क्या करे, रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए 1821 में। थर्ड पॉइंट देखो, नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल। तो देखो, जैसे कि जो रिवॉल्यूशन करते थे ना, तो उन लोगों को टर्की वाले बाहर भेज देते थे, देश निकाला कर देते थे। तो वो जो लोग बाहर चले जाते थे ना देश के, वो बाहर से सपोर्ट करते थे ग्रीक वाले रिवॉल्यूशनरीज को। समझ लो, ग्रीक में हमारा रिवॉल्यूशन चल रहा है तो वहाँ के टर्की से निकलना उनको, तो टर्की वाले जो है ना वो रिवॉल्यूशनरीज को बाहर फेंक देते थे, उस देश से बाहर फेंक देते थे। तो वो देश से बाहर निकल कर भी ग्रीक वाले सोल्जर्स को इंस्पायर करते थे, नहीं हम तो बाहर चले गए, तुम लोग लड़ो, अपने देश के लिए लड़ो। ठीक है, तो वो इंस्पिरेशन लेते थे। अभी पॉइंट नहीं मार्क होगा, अभी थोड़ा समझना। एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्ट यूरोपियंस who had sympathies for an ancient Greek culture। ठीक है, उनको और कौन से सपोर्ट, और किन लोगों से सपोर्ट मिलता था? जिनको ग्रीक कल्चर से प्यार था। ठीक है, जिन लोगों को ग्रीक एंशियंट कल्चर को कायम रखना था। अब पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स ने ग्रीस को क्या कहा था? पोएट एंड आर्टिस्ट को ग्रीस को कहा था कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड मोबिलाइज पीपल पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। अब पोएट्स एंड आर्टिस्ट ने बोला कि कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। कार्डल यानी कि एक शुरुआत। अगर आपको पूरे यूरोप को यूनाइट करना है, पूरे यूरोप को आज़ाद करना है, तो शुरुआत ग्रीस से होनी चाहिए। तो पोएट एंड आर्टिस्ट सुंदर सुंदर बातें लिखते थे, जिसको सुनकर रिवॉल्यूशनरीज को अच्छा लगता था। और ठीक है, और फिर ये इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, पब्लिक जो होती है ना वो दोनों ओपिनियन देती, अच्छी और बुरी। वो बोलेगा अरे ग्रीस कितना अच्छा कर रहा है, देखो अपने देश को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा है। और कुछ पब्लिक बोलेगी कि देखो अच्छा वाला तो रह रहे हैं टर्की में, क्यों अलग आज़ाद होना है इनको। तो वो क्या करते थे, पोएट सिर्फ अच्छी अच्छी जो उनकी पब्लिक ओपिनियंस थी उनको साथ में लाते थे, और उसको जो मुस्लिम एम्पायर यानी कि टर्की जो है वहाँ से अलग करवाने की बिल्कुल कोशिश करते थे। पांचवा एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इंग्लिश पोएट, हमारा ये फोर्थ है ना ऊपर, अब ये आखिरी। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। हमारे जो इंग्लिश पोएट थे ना, ये जो पोएट्स का काम दिया ना, ये इंग्लिश पोएट, ये रहे हमारे लॉर्ड बायरन, ये जो थे ना, ये क्या करते थे, ये फंड्स ऑर्गेनाइज करते थे ताकि वो वॉर में लड़ सके। फंड्स यानी पैसे इकट्ठे करते थे। एंड बाद में उन्होंने वॉर भी लड़ी, वो ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए, ग्रीक को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी, बट लड़ाई में वो शहीद हो गए 1824 में। अब रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, इसका कोई वैसा मतलब नहीं है। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म का वैसा मतलब नहीं होता है। रोमांटिसिज्म होता है अपने देश के प्रति प्यार,
जो अलग अलग सॉन्ग्स एंड डांसेस हम करते हैं ना, तो हम जो सॉन्ग्स एंड डांस के द्वारा अपने देश का जो प्रेम दिखाते हैं, नेशनलिज्म शो करते हैं, वो रोमांटिसिज्म कहलाता है। इसमें हम कोई साइंटिफिक आइडियाज नहीं जोड़ते, मतलब बिना कोई प्रैक्टिकल, ना ही कोई प्रैक्टिकल नॉलेज के हम सिर्फ अपनी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स को शो करते हैं, वो कहलाता है रोमांटिसिज्म। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। समझ में आई क्या होगा? अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो सिर्फ वो वॉर एंड टेरिटरी वॉर करके और अपनी टेरिटरी बढ़ाकर नहीं आएगी, आपको अपने देश के लोगों के प्रति आपको देश में फीलिंग्स लानी पड़ेगी नेशनलिज्म की, तभी वो अपने देश से जुड़ पाएंगे। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग्स। तो किस किस चीज़ों से हमारा रोमांटिसिज्म वापस आता है? आर्ट से, पोएट्री से, स्टोरीज से और म्यूजिक से। सीधे सीधे डिफाइन में शामिल कर लेना, ठीक है। आगे देखो रोमांटिसिज्म क्या होता है, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। अ कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of a reason and science and focused on emotions, intuition and mystical feelings। बिल्कुल देखो यहाँ मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लिखना इतना ज़्यादा नहीं, यहाँ से लिखेंगे रोमांटिक आर्टिस्ट ने क्या अपोज करा? उन्होंने अपोज करा कि कोई रीज़न एंड साइंस की ज़रूरत नहीं, अगर आप लोगों की भावनाओं को, उनके रियल इमोशंस को देखो ना, तो ये आज़ादी आ सकती। तो वो किसको इंपॉर्टेंस देते थे? वो देते थे हमारे कल्चर को, ठीक है, कल्चर को इंपॉर्टेंस देते थे। मतलब वो इतना ये नहीं चाहते थे कि लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन अपने देश के प्रति प्यार रखना चाहिए, इसलिए उस टर्म का नाम दिया गया है हमारा रोमांटिसिज्म। डायरेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से रोमांटिसिज्म का, आपको अच्छे से इसकी डिफाइन लर्न होनी चाहिए। अब आगे आता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रॉम रोमांटिसिज्म। आई थिंक सो 3 नहीं, कितने मार्क्स का है ये? 5 मार्क्स का है, सॉरी, ठीक है। 5 मार्क का आंसर मार्क कर लें, आ जाते हैं। तो अब क्या होगा, ये जो रोमांटिसिज्म है इसने नेशनलिज्म में कैसे हेल्प करी? अब मतलब जैसे कि इन लोगों ने बोला कि भाई हम अच्छी अच्छी पोएम्स बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, म्यूजिक के द्वारा, डांस के द्वारा, अपने आर्ट के द्वारा अपने नेशनलिस्ट फीलिंग को शो करते हैं। मतलब हम हमारा देश के प्रति प्रेम कैसे कुछ गाने गाकर बताते हैं कि नहीं, अपने कितने सारे देश प्रेम के गाने हैं, मेरे वतन के लोगों, ऐसे बहुत सारे हैं, देखिए वंदे मातरम हो गया। तो इससे ना एक अलग ही पेट्रियाटिक फीलिंग आती है ना, नेशनलिस्ट फीलिंग आती है इसके कारण। तो ये चीज़ें ना हमको बहुत हेल्प करती हैं। तो किस तरह से रोमांटिसिज्म हमको हेल्प करता है नेशनलिस्ट बनने के लिए, वो इस आंसर में हमको मार्क करना है। एज इट इज क्वेश्चन आएगा, रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। हाउ आइडियाज ऑफ रोमांटिसिज्म हेल्प्ड इन नेशनलिज्म। फर्स्ट पॉइंट मार्क करें, चलो। रोमांटिक सच एज जर्मन फिलोसोफर जोहन गॉटफ्रीड हर्डर 1744, इतना मत याद करो साल कब जन्मे थे, कब एंड हुआ था, बस यहाँ से याद करो। रोमांटिक्स सच एज द जर्मन फिलोसोफर जोहन गॉटफ्राइड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people. What was that common people? उनको डास वॉक बोला जाता था इन्हें। फर्स्ट पॉइंट आ गया, हमारे जो जर्मन फिलोसोफर थे ना जोहन गॉटफ्राइड, वो क्या कहते थे कि जो हमारा कॉमन जो कल्चर, जर्मनी का कल्चर कौन रिप्रेजेंट करता है? हमारे कॉमन पीपल शो करते हैं। डास वॉक, कॉमन पीपल डास वॉक बोला जाता है। 1 मार्क के लिए ये भी पूछा जा सकता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या बोलते थे कि अगर आपको जर्मनी का कल्चर देखना है, तो आपको डास वॉक जो लोग हैं ना, उनसे देखना चाहिए, उनके द्वारा ही आपको जर्मनी का कल्चर देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज। तो क्या किस द्वारा, हम किस चीज़ों के द्वारा हम हमारा रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म की फीलिंग्स को दिखा सकते हैं? फोक सॉन्ग्स के द्वारा, फोक पोएट्री, फोक डांसेस एंड ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म। आप देखो ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन को क्या बोला जाता है? वॉक्स स्वीट, उसका एस साइलेंट होता है, वॉक्स गीस्ट, वॉज पॉपुलराइज्ड। ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। अगर आप कलेक्ट करेंगे इस जानकारी को, रिकॉर्ड करके रखेंगे, तो आपका नेशन जो है वो यूनाइट होगा। कल्चर को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देश तो हो जाएगा आज़ाद, बट कल्चर पता नहीं कहाँ जाएगा भाड़ में, इसलिए कल्चर को बचा कर रखना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द एम्फोसिस ऑफ वर्नैक्युलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फॉकलोर, एक सेकंड क्या हुआ, हाँ, in the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry, रुको पहले यहाँ तक folklore तक पॉइंट मार्क कर लो, ये फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, सर ये थर्ड पॉइंट है ना, नहीं फोर्थ है, हाँ, तो ये फोर्थ पॉइंट क्यों है, क्योंकि इसमें वो बता रहे हैं कि आपको वर्नैक्युलर लैंग्वेज देनी चाहिए। वर्नैक्युलर यानी कि एरिया की स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है। वर्नैक्युलर यानी कि कोई रीजन की स्पेसिफिक लैंग्वेज, जैसे मध्य प्रदेश में मालवी बोला जाता है, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, उड़ीसा में उड़िया, वैसे ही वर्नैक्युलर लैंग्वेज यानी पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज। तो आपको उस लैंग्वेज को भी जिंदा रखना है। आपको फॉकलोर, फॉक यानी कि हमारी पुरानी कहानियाँ, पुराने सॉन्ग, पुराने डांसेस को जिंदा रखना है, कल्चर को जिंदा रखना है। ऐसा क्यों रखना है? टू रिकवर नेशनल स्पिरिट एंड मैसेज कैन बी गिवन टू इलिटरेट पीपल टू, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते ना, तो हम उनको डांसेस के द्वारा, देखो was not just to recover an ancient national spirit, इसको सिर्फ नेशनल स्पिरिट के लिए कायम मत रखो, और बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिज्म मैसेजेस टू लार्ज ऑडियंसेस हु वर मोस्टली इलिटरेट, ताकि लिटरेट लोग तो आराम से समझ जाएंगे, बट बेचारे जो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं, उनको डांसेस एंड सॉन्ग्स के द्वारा इजीली समझ आ सकता है। यही फिफ्थ पॉइंट है। 5 मार्क्स का आंसर आता है, हाउ रोमांटिसिज्म हेल्प्ड इन नेशनलिज्म। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, विच, अब पोलैंड में क्या हुआ था अच्छे से समझो, विच हैज बीन पार्शनड कहाँ था, एट द एंड ऑफ द 18th century बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। Even though Poland no longer existed as an independent territory, national feelings were kept alive through music and language। अब क्या हुआ था, जो पोलैंड था ना, उसको टुकड़ों में बांट दिया गया था। ये पोलैंड है, तो पोलैंड को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया था। हमारा रशिया के पास एक टुकड़ा गया, प्रशिया के पास एक टुकड़ा गया और ऑस्ट्रिया के पास गया। जो रशिया के पास जो टुकड़ा गया था वो थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। अब आगे देखो कहानी में क्या होता है, इतना समझ आगे होगा। पोलैंड को क्या करा, पार्शन किया गया, और किस किसने ले लिया, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने। अब पोलैंड जो था ना, वो अब इंडिपेंडेंट टेरिटरी रहा नहीं, क्योंकि वो 3 टेरिटरीज के अंडर आ गया था, बट नेशनल फीलिंग जो थी ना, वो अभी भी लोगों में जिंदा थी, थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। आगे देखते हैं, कहाँ था मैं, हाँ, सो Karol Karpinski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances in like the Polonaise and mazurka into nationalist symbol। 1 मार्क का MCQ आ सकता है। कौन थे हमारे कैरोल, हाँ, हमारे कैरोल कुरपिंस्की जो थे, वो कौन थे, इन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपने ओपेरास गाए थे, उन्होंने अपने म्यूजिक को पॉपुलर करा था, फोक डांसेस को पॉपुलर किया था। फोक डांसेस क्या क्या इंक्लूड करते हैं, पोलैंड के फोक डांसेस हैं, तो पोलैंड के पोलेनेस और हमारा मजूरका, इसको उन्होंने पॉपुलर करा था। अब क्या हुआ था, लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। अब जो पोलैंड के लोग थे ना, वो 3 टुकड़ों में पोलैंड बांट दिया गया था, रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने। तो जब रशिया के पास ज़्यादा टुकड़ा आया था, तो रशिया के लोग क्या करते थे, पॉलिश भाषा को मिटाने की कोशिश करते थे। वो चाहते थे कि पोलैंड भी एकदम रशियन बन जाए। तो वो रशिया के लोग क्या चाहते थे कि पॉलिश, अब पोलैंड में पॉलिश भाषा बोलते हैं, कि पॉलिश भाषा का नामो निशान मिट जाए। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, जैसे रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया पोलैंड को, द पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स। अब बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज जो थी, अब उसने लैंग्वेज ने अपने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को कैसे जगाया। ये है वाला क्वेश्चन सीधे सीधे बोर्ड्स में पूछा गया है बहुत बार। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन आ गया, आफ्टर रशिया ऑक्यूपेशन पॉलिश लैंग्वेज को क्या किया था, आउट ऑफ स्कूल्स निकाल दिया गया था, ठीक है, मतलब स्कूल्स से बाहर निकाल दिया गया था अपनी पॉलिश भाषा को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देख लो, रशिया लैंग्वेज जो थी वो हर जगह इम्पोज कर दी गई थी, हर जगह रशियन चलती थी लैंग्वेज। एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रैश। तो लोगों ने पॉलिश के जो लोग थे, सॉरी पोलैंड के जो लोग थे, उन्होंने क्या, ये जैसे उनकी लैंग्वेजेस को स्कूल से हटा रहे थे तो उनको गुस्सा आया, उन्होंने रेबेलियन करा। लेकिन जो रशिया के लोग थे उन्होंने चुपचाप फटाफट रेबेलियन को खत्म कर दिया। Many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance। अब जो क्लर्जी लोग थे ना, सॉरी फोर्थ पॉइंट, जो क्लर्जी लोग थे पोलैंड के, वो क्या करते थे, अपनी चर्च में पॉलिश भाषा का प्रयोग करते थे, ताकि पॉलिश भाषा
हमेशा कायम रहे। तो पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग्स, कहाँ यूज़ करते थे वो पॉलिश? चर्च की गैदरिंग्स में यूज़ करते थे। एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम हमारे कुछ रिलीजियस कामों में जैसे संस्कृत का प्रयोग करते ना, ताकि संस्कृत कायम रहे, वैसे वो पॉलिश भाषा का करते थे रशियन लोगों को ठेंगा दिखाने के लिए कि देखो हम तो करेंगे पॉलिश भाषा का यूज़, तुम चाहे जो करना है कर लो। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप वर पुट इन जेल। अब देखो वो कह रहे थे ना कि हम तो हमारा करेंगे, उन्होंने क्या करा भाई, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स को जेल में डाल दिया और सेंट टू सर्बिया बाय द रशियन अथॉरिटीज, या फिर सर्बिया में भेज देते थे, सॉरी सर्बिया नहीं, साइबेरिया, सॉरी, एज पनिशमेंट फॉर दियर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन, क्योंकि उन्होंने मना करा था ना कि हम तो नहीं करेंगे रशिया में रशियन लैंग्वेज यूज, हम तो पॉलिश ही करेंगे। इसके कारण वो रशियन यूज नहीं करते थे, दैट्स वाई उनको पनिशमेंट में या तो जेल भेज दिया या फिर साइबेरिया भेज दिया। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। भले रशिया डोमिनेट करता था, भले रशिया बोलता था कि रशियन भाषा बोलो, लेकिन क्या करा था क्लर्ची और बाकी लोगों ने, उन्होंने पॉलिश भाषा के लिए लड़ाई करेगी नहीं, पॉलिश भाषा हमारा कल्चर है, हमको उसको जिंदा रखना ही पड़ेगा। इसके कारण भले वो जेल में गए, भले उनको साइबेरिया में भेजा, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिश भाषा के लिए कितना स्ट्रगल करा। हंगर एंड हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट हम नेक्स्ट लेसन में, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये था पार्ट 1 ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप सब समझ आया होगा, बट फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई विल क्लियर योर डाउट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ वॉच द पार्ट 2 ऑल्सो, जो मैं थोड़ी सी टाइम में अपलोड कर ही दूंगा। And keep studying. Thank you so much.